पीएमसी स्टार्ट किए हुए, और आज भी बहुत सारे लोग जब मुझे एक रिपोर्ट भेजकर बोलते हैं कि मैम इस पे क्या कॉम्बिनेशन देना है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या रिप्लाई करूं। कुछ लोग हमारे पीएमसी के ग्रुप में मैसेज करते हैं कि शायद ग्रुप में करूंगा तो मैम जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देंगी, लेकिन मेरे लिए ना बहुत टेंशन वाली बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने हमेशा पीएमसी के हर क्लास में बताया है, कोई भी बीमारी के पीछे, कोई भी डिजीजेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि बस एक प्रोडक्ट देने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं आपको बता दूं, कंपनी ने स्ट्रिक्टली हम सारे ट्रेनर्स को बोला है, कभी भी आपको कोई सीरियस डिजीज, अब कुछ लोग मुझे कैंसर का रिपोर्ट भेजते, मैम इस पे क्या कॉम्बिनेशन देना है, अगर कंपनी को कभी ये लगता है कि मैं अपने प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ, तो कंपनी मुझे सबसे पहले दिन उसमें आपको मुझे कंपनी से निकाल देगी। क्यों निकाल देगी? क्योंकि हम ये चीज प्रमोट ही नहीं करते। इसीलिए मैं आपको हर ट्रेनिंग में ये बोलती हूँ, प्लीज डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर का काम उनको करने दीजिए। आपको ये पीएमसी, ये होलिस्टिक हीलिंग लाने के पीछे का रीजन क्या है, जिससे आपको पता चले कि किसी को अगर थायराइड में प्रॉब्लम है, अब जैसे एक नॉर्मल पर्सन आपके पास आता है, वो कहता है मुझे डायबिटीज है, आप बस एक डाइबालाइफ दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि इसका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। डाइबालाइफ के साथ उसका डाइट करेक्शन करना पड़ेगा, उसके बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको डाइट प्लान्स में भी लिख कर दिया है पीएमसी के। और मैंने 2 से 4 घंटे टोटल, अभी मैंने 4 आवर्स का डायबिटीज के ऊपर क्लास लिया है। मैं भी चाहूँ तो लेने की क्लास, जरूरत क्या है, मैं डायरेक्टली आपको कह सकती हूँ डाइबालाइफ दे दो, डायबिटीज है तो नहीं। मुझे पता है कि बस डाइबालाइफ लेकर शायद रिजल्ट ना आए, अगर वो पर्सन का लाइफस्टाइल सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे हमें देखना होता है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता कि सामने वाले को मैं क्या रिप्लाई करूँ इसके ऊपर। एक पर्सन ने आज मुझे बोला, मैडम 10 साल का अस्थमा है, बहुत पुराना अस्थमा, उनको क्या दे सकते हैं। अब आप मुझे बताइए मैं इसमें क्या रिप्लाई करूँ। उनकी बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, उनकी बॉडी में सीवियर इन्फ्लेमेशन है, उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे डालना पड़ेगा। मैं उनको बोलूं अस्थमा है, बस आयुश्वास दे दीजिए, ये एक गलत कॉम्बिनेशन होगा। बस एक आयुश्वास उनके इतने साल पुराने अस्थमा पे क्योर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर जाती हूँ। इसलिए जब संकेत सर के साथ ये मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने लोगों को और ज्यादा एजुकेट करेंगे। इसीलिए माय फ्रेंड आपके लिए अलग अलग क्लासेस लेकर आती हूँ। और मुझे कभी कभी ये टेंशन होता है, इतनी सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद जब कुछ लोग मुझे एक रिपोर्ट भेजते हैं और बोलते हैं कि मैम बताइए इस पे क्या देना है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि शायद मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो या शायद उनके समझने में कोई कमी रह गई हो। इसलिए आपको रिकॉर्डिंग्स भी दे दी गई हैं, आप प्लीज वो रिकॉर्डिंग्स बार बार आप अटेंड करिए। आपको बार बार अटेंड करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे आप इस तरीके से मजबूर मत करिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग पास कोलेस्ट्रॉल, आज एक लेडी ने कोलेस्ट्रॉल का भेजा, मैम इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, क्या देना है। मैंने बोला जैसा रिपोर्ट आया मैंने बोला ठीक है वेलहार्ट ले लीजिए। बाद में मैसेज आ रहा है, मैम इनको डायबिटीज भी है, इनका बीपी भी है, इनको ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। तो आप मुझे बताइए, जब तक पेशेंट का कोई केस हिस्ट्री नहीं होगा मैं कैसे उनको रिकमेंड कर दूं। अगर मैंने कोई डायबिटिक पेशेंट को बोल दिया ठीक है 95 दे दीजिए, मुझे पता ही नहीं कि वो पेशेंट डायबिटिक है, आपने 95 दे दिया, उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो आप मुझे ब्लेम करेंगे ना। इसीलिए अब से मैं कोई भी ऐसे सीरियस केसेस को एंटरटेन नहीं करूंगी अगर उनके साथ मुझे रिपोर्ट्स और उनके प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिलते हैं। मैं डायरेक्टली ग्रुप में आया, मैं डायरेक्टली नो कमेंट्स करके मैसेज करने वाली हूँ, और आप प्लीज समझ जाइएगा मैं क्यों इसके पीछे बोल रही हूँ। माय फ्रेंड, कंपनी में ये चीज स्ट्रिक्टली हमें मना की गई है कि कभी भी हमें सीरियस केसेस नहीं बोलने हैं, सीरियस केसेस को लेना ही नहीं है। बट इन ट्रेनिंग्स के जरिए मैं आपको एम्पावर करती हूँ, जिससे आप कोई एक्सट्रीम केसेस भी ले सकते हैं। जैसे आज मैं थायराइड के ऊपर बहुत डिटेल में जाकर बात करने वाली हूँ। ये सारी चीजें मैं होलिस्टिक हीलिंग में पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि मैं आपको कॉम्बिनेशन दूंगी, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली बताती हूँ मुझे कॉम्बिनेशन देने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन कंपनी अलाउ नहीं करती है कि कोई भी चीज को, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, हमने उसमें कोई कॉम्बिनेशन दिया और उसको कोई प्रॉब्लम आई, तो हम उनको कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उनको होलिस्टिक तरीके से उनका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उनका डाइट चेंज करते हैं, उनका मेंटल इमोशनल लेवल चेंज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, थायराइड में तो किस तरीके से रिजल्ट आता है। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन का सिस्टम है, ये मैं प्रॉपर आपको होलिस्टिक हीलिंग में ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। किस तरीके से कुछ पेशेंट में बस कुछ योगा के सेशंस करने से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से और कुछ अपने प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन देने से, माय फ्रेंड, आज यही तरीका मैं और मेरी टीम
हॉलिस्टिक हीलिंग का ये जो तरीका है मैं और मेरी टीम यूज करके पेशेंट्स को हील कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी पीएमसी हॉलिस्टिक हीलिंग है उसके साथ जुड़े, खुद को एम्पावर करें। और मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, जिस रेट में आज ये सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, आप मार्केट में जाकर कोई भी कुछ ज्वाइन कर लीजिए, इस रेट में आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी माय फ्रेंड। इन इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बहुत सारे सालों की मेहनत है जो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ। इसके लिए प्लीज आप मेरी हेल्प करिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं आज से होलिस्टिक हीलिंग का स्टार्ट करने वाली थी, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया कि मैम इस बार थोड़ा टेक्निकल है, आपके थ्रू सारा कुछ होने वाला है, हमारे लोगों को ऐप उतना यूज करना नहीं आता। तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली मुझे पेटीएम कर रहे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, जिससे मैं उनको होलिस्टिक हीलिंग और पीएमसी में ज्वाइन करवा रही हूँ। इसीलिए मैंने बस 1 वीक इंक्रीज किया है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी और भी प्लान्स हैं। तो 9 अगस्त को हमारा ये सेशन एट एनी कॉस्ट में स्टार्ट कर दूंगी। बट उसके पहले एक मेरा ओरिएंटेशन क्लास होगा होलिस्टिक हीलिंग के ऊपर, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और एक वेबिनार मैं और लेने वाली हूँ पीएमसी के हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप भी मुझे सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पे आप वेबिनार लेना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं और भी अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करके बताऊंगी। अभी भी जिन भी लोगों को नहीं पता है कि होलिस्टिक और ये कैसे ज्वाइन करना है, तो हमारा ऐप है एलिमेंट सोल एकेडमी, मेरी कंपनी का नाम है। आप गूगल प्ले स्टोर से इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप जाकर स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। प्रोडक्ट मास्टरी कोर्स, पीएमसी एंड होलिस्टिक हीलिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। पीएमसी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आज नए जुड़े, इसलिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ। इसमें कम से कम अभी आपको 50 से 60 घंटे का ऑलरेडी मटेरियल अपलोडेड है। होलिस्टिक हीलिंग में जैसे जैसे हमारा एक एक सेशन होते जाएगा, सारा वीडियो हम इसमें अपलोड करते जाएंगे। तो अभी आप जितनी जल्दी ये ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 9 अगस्त से ये सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद में कोई भी एडमिशन नहीं लूंगी। या दूसरा ऑप्शन है, आप मेरी वेबसाइट elementsoul.com, इस पे आप जा सकते हैं। इसमें कोर्सेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ से जाकर लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे आप जाएंगे तो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और आप इस बैच में ऑलरेडी आप ऐड होते जाएंगे जैसे आप होलिस्टिक में क्लिक करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक पीएमसी नहीं ज्वाइन किया है, मैं आपको बोलूंगी प्लीज पीएमसी जाकर सीखिए, क्योंकि अभी मैं आपको, और जब ये होलिस्टिक स्टार्ट होगा, होलिस्टिक का हमारा एक सेपरेट ग्रुप होगा और होलिस्टिक के लोगों का लेवल थोड़ा एडवांस लेवल होगा, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर डिटेल में जाकर बात करने वाले हैं। और उसके बाद शायद पीएमसी के 1-2 वेबिनार के बाद जो पीएमसी के हमारे बैचेस हैं उसको मैं डिसॉल्व कर दूंगी, उसको मैं खत्म कर दूंगी, क्योंकि फिर होलिस्टिक के बैचेस के ऊपर हमारा सारा कुछ जो कोचिंग क्लासेस होंगे वो सब होलिस्टिक के ऊपर होंगे। सो ये बहुत सारे डाइट प्लान्स मैंने इसमें डाउनलोड किए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, किसी को अगर ट्राइग्लिसराइड में आप बेलहार्ट दे रहे हैं तो उसमें जाकर हाइपरटेंशन का डाइट प्लान उनको साथ में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ में हमारे डाइट प्लान्स अपलोडेड है, आप जाकर वहां से अपलोड करिए। लाइव लाइफ के साथ आप डायबिटीज का प्लान दीजिए। अर्थराइटिस में अगर आप कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो अर्थराइटिस का डाइट प्लान दीजिए, आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे। माय फ्रेंड, इन डाइट प्लान्स को कन्वर्ट करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज हमारी मेहनत को थोड़ा यूज करिए। और जिनको भी पेमेंट करने में ऑप्शन प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये इस नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास है, आप इस पे पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के बाद अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी हमें भेज दीजिए, आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको मोबाइल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये लॉग इन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमारा 90 मिनट्स का सेशन होने वाला है। ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ले लिया, आवाज ब्रेक हो रही है। रिकॉर्डिंग्स जो टेलीग्राम पे, देखिए टेलीग्राम पे बस हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वहां पे हटा दी जाएगी। बस जो भी रहेगा वो हमारा अपने ऐप के ऊपर ही रहेगा। डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2, ओके, क्लियर है। देखिए आवाज क्लियर आ रही है। आज मैंने बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट करके ट्रेनिंग की है, तो आज ना आवाज की प्रॉब्लम होगी, ना कैमरे की प्रॉब्लम होगी, और ना मेरे आईपैड की प्रॉब्लम होगी, ना मेरे पेंसिल की प्रॉब्लम होगी, और ना मेरी प्रॉब्लम होगी। आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी हमारे मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है और बहुत सारी चीजें बतानी है। तो अब आप अच्छे से बैठ जाइए और डायरी पेन नोट कर लीजिए। और आज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताना है, कॉम्बिनेशन के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें बतानी है। आज का जो सेशन होगा वो हमारा 90 मिनट्स का सेशन होने वाला है। अपने नोट्स को हैंडी रखिएगा और पानी पीते रहिएगा। क्यों पानी पीते रहना है? खुद को हाइड्रेट करना है, क्योंकि जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है, वाटर की कमी होती है, बॉडी डिहाइड्रेट होता है, आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता है। तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जैसा मैं हमेशा ट्रेनिंग में कहती हूँ, समटाइम्स वी डोंट नीड मेडिकेशन, वी जस्ट नीड एजुकेशन। हमें बस नॉलेज की जरूरत होती है। आज मैं आपको बस थायराइड के एक पॉइंट को लेकर ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में, किशोर राय जी प्लीज अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। आवाज आ रही है, क्लियरली आ रही है लोगों को? एक बार प्लीज आप लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन हो जाइए, बिकॉज मैंने अपने साइड से सारा अरेंजमेंट करके रखा है और बार बार मैसेजेस आते हैं तो मुझे चेक करना पड़ता है, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है। सो प्लीज अभी एक बार अपने एंड से आप चेक कर लीजिए। ओके, सो आज हम क्या क्या चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले थायराइड को मैं थोड़ा और डिटेल में होलिस्टिक हीलिंग में लेने वाली हूँ, बिकॉज थायराइड में हमें पता है बस हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, बट थायराइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज थायराइड में ऑटो इम्यूनिटी, जिसको हम हैशिमोटो डिजीज एंड ग्रेव्स डिजीज, मतलब थायराइड में भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जब आपकी बॉडी अपने चीजों को, थायराइड को डैमेज करती है। तो ये जब मैं ऑटो इम्यून कंडीशन वाला जो टॉपिक है जब मैं बोलूंगी तो थायराइड को और डिटेल में जाकर बात करूंगी। बट यहाँ पे मैंने बहुत ही आज स्टेप बाय स्टेप इस थायराइड के प्रेजेंटेशन को, वेबिनार को प्लान किया है। ओके, सो थायराइड होता क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों मॉडर्न मेडिसिन, जो आज हम मेडिसिन खा रहे हैं, थायरोक्सिन की मेडिसिन खा रहे हैं, थायराइड को हम इतने सालों से, जिनको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्लीज आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। मेरे साइड से सारा कुछ क्लियर है। सो क्यों आज मॉडर्न मेडिसिन हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा मुझे थायराइड है, कोई नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको मैं बताऊंगी कि क्यों ये मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी की मेडिसिन खा खा के हमारा थायराइड ग्लैंड को आप और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। उसके बाद थायराइड इश्यूज को हम होलिस्टिक अप्रोच में कैसे हील कर सकते हैं, मैं आज आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ, लेकिन वो इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहेगा जिससे आप प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अगर वो 8 से 9 पॉइंट्स अपने लोगों को आप देते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। और थायराइड का डाइट प्लान भी मैंने पीएमसी में अपलोड किया हुआ है, तो जिसको भी देना है थायराइड के डाइट प्लान के साथ दिया है। उसमें हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड दोनों के हमने डाइट प्लान मेरी टीम ने उसमें अपलोड किए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो आप वहां से जाकर जरूर देखिएगा। थायराइड के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रॉब्लम थायराइड में आती है, हाइपो हाइपर के बारे में बात करेंगे, ऑटो इम्यूनिटी एंड थायराइड के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हम इसमें करवाते हैं, नॉर्मल टेस्ट कौन से हैं, और एंटीबॉडीज के टेस्ट का नाम मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन उसमें करूंगी, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। थायराइड के ऊपर मेरा 5 से 6 घंटे का मटेरियल मतलब है मेरे पास जो मैं थायराइड के ऊपर ले सकती हूँ, बट यहाँ पे मैंने उतना ही आपको बताया है जिससे आप अपने पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। थायराइड के साथ मैं अपने पेशेंट्स में क्या कॉम्बिनेशंस देती हूँ उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी, और क्यों देती हूँ ये कॉम्बिनेशन उसका भी साइंटिफिक रीजंस मैं बताऊंगी। हमारे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ क्या क्या गाइडलाइंस आपको याद रखनी है, बहुत सारी चीजें हमारे थायराइड को डैमेज करती है, तो कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो भी आपको ध्यान देना है। अब नॉर्मली क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास, जब बहुत ज्यादा फटीग, थकावट लगती है, बहुत ज्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन फील होता है, या आपको बहुत ज्यादा एक्सेस कोल्ड फील होता है, ठंड लगती है। डॉक्टर कहते हैं काम करो, गेट योर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट डन। आप जाते हो डॉक्टर के पास और अपना थायराइड का टेस्ट करवाते हो। थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर कहते हैं आपको तो थायराइड है, आपको तो हाइपोथायराइड है। 80% केसेस हाइपो के होते हैं एंड ऑलमोस्ट 15 to 20% हाइपर के होते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो आपको मिलेंगे वो हाइपोथायराइड के मिलेंगे। हाइपोथायराइड में हम मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं, और वो मेडिसिन कब तक खाते हैं, लाइफ टाइम खाते हैं, हमेशा के लिए वो मेडिसिन हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्या ये सोल्यूशन है?
हम इतने सालों से, अगर ये मेडिसिन हमारे थायराइड को हील कर रही होती तो हमें कुछ दिन खाकर ठीक हो जाना था, लेकिन अगर हमें लाइफ टाइम लेनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूशन को रूट कॉज पे जाकर हील नहीं कर रही, ये सिम्टम्स को कवर करने की कोशिश कर रही है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये मेडिसिन करते कैसे काम है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से अगर आप पूछोगे कि डॉक्टर मेरा थायराइड खराब क्यों हुआ, लेकिन कोई ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं। लोग हमेशा ये बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे को क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं आप एक काम करो, थायराइड की दवा लो और जिंदगी भर वो दवा खाना स्टार्ट कर दो, और हम लाइफ टाइम वो दवा खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि रीजन क्या है। अगर हमें रीजन पता चल जाए, अगर वाइफ नाराज है और हम जाकर रीजन पता करें कि वो नाराज क्यों है, तब जाकर उसको मना सकते हैं और आगे रिलेशन ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हमें रीजन ही नहीं पता है तो वो जो गुस्सा है वो बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो हमें रूट कॉज पे जाना है, उसका रीजन पता करना है। थायराइड खराब होने के बहुत सारे रीजंस हैं। आपकी बॉडी में जब आपके बैक्टीरिया डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड होता है, तो हमारी जो दोनों किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड क्यों बोलते हैं? एडिशनल रीनल मतलब किडनी। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है। आपको पता है जब ये फंक्शन अच्छे से नहीं करता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एक बहुत बड़ा रीजन है, इसकी वजह से भी आपका थायराइड डिस्टर्ब्ड होता है। जब हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता है, आपका लिवर अच्छे से टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी को क्लीन नहीं कर रहा है, तो भी हमारा थायराइड अच्छे से काम नहीं करता है। बहुत सारे केमिकल्स हमारे थायराइड को डैमेज करते हैं, उस केमिकल्स के ऊपर भी मैं बात करूंगी आज। बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं थायराइड के तो वो ये नहीं बोलता सिलेनियम ऐड करिए, फास्फोरस ऐड करिए, मैग्नीशियम ऐड करिए, ओमेगा 3 ऐड करिए। वो कहते हैं ये थायराइड की दवा लो, लाइफ टाइम खाओ। बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी थायराइड डैमेज होता है और काम नहीं करता, फिर हमें लाइफ टाइम मेडिकेशन लेनी पड़ती है। व्हीट का, गेहूं का ग्लूटेन हमारे थायराइड को खराब करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी मैं आज आपको ट्रेनिंग में समझाने वाली हूँ। ऑटो इम्यून थोड़ा बहुत बताऊंगी, बाकी होलिस्टिक में बताऊंगी। एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन, लेडीज क्यों 8 to 10 टाइम्स ज्यादा प्रोन होती हैं थायराइड की। अगर जेंट्स और लेडीज को कंपेयर किया जाए, लेडीज में थायराइड के ज्यादा केसेस देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? लेडीज का मेन हार्मोन होता है, विमेन्स का मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एक ऐसा हार्मोन जो अगर ज्यादा हो जाए तो हमारे थायराइड को डिस्टर्ब कर देता है। इसके ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ। एस्ट्रोजन डोमिनेंस, जिसके ऊपर डॉक्टर बात नहीं करते। जीआई इन्फेक्शन, जब हमारे इंटेस्टाइन, हमारी जो आंतें होती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी थायराइड डिस्टर्ब होता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब है और आप बस हाई हेल्थ ले रहे हैं, या आपका थायराइड डिस्टर्ब है और आप मार्केट की एलोपैथी की दवा ले रहे हैं, इनमें से एक भी रीजंस को आप ठीक नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका थायराइड ग्लैंड कभी भी ठीक होगा? आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। और आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि लाइफ टाइम मेडिकेशन लेने का साइड इफेक्ट कितना सारा होता है और हमें पता ही नहीं चलता वो मेडिकेशंस कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। आवाज मेरी क्लियर है? सौरभ जी आवाज क्लियर आ रही है? कुछ लोग कह रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मयूर, देखिए आवाज तो मेरी क्लियर है, अब तो मुझे गारंटी हो गया है कि मेरी आवाज क्लियर है। ओके, थैंक यू द रॉक टीम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। लता जी प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए। आज मैंने बोला ना प्रिपरेशन करके आई हूँ मैं नेटवर्क का, तो आज कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जिनको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्लीज आप करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग्स बाद में अपलोड कर दी जाएंगी। ओके, तो ये सारे रीजंस है। तो हमें अगर थायराइड को ठीक करना है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत साल पहले एक चीज बोला था कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो थायराइड का ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, वो एक इनफ ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि थायराइड की सुबह एक मॉर्निंग की पिल लेकर आप ठीक हो रहे हैं, तो ये आपका एक सबसे बड़ा मिथ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी आप लेकर चल रहे हो कि रोज सुबह जो कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार मैंने तो थायराइड की मेडिसिन ही नहीं खाई, जैसे वो थायराइड की मेडिसिन खाकर उनका थायराइड ग्लैंड तुरंत काम करने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। उनका कहना है
जब वो अपने टाइम पे थॉमस एल्वा एडिसन ने बोला था कि फ्यूचर में डॉक्टर दवाइयां नहीं देंगे, फ्यूचर में डॉक्टर इंसान के फ्रेम को देखकर, उसके डाइट को देखकर, उसके रीजन को देखकर डिजीज को प्रिवेंट करेंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आज हर चीज के लिए हमें बहुत सारी मेडिकेशन दी जाती हैं, दवाइयां दी जाती हैं। और वो दवाइयां, मेरे पास जब कुछ कुछ पेशेंट आते हैं 4 साल 5 साल 8 साल से मेडिसिन ले रहे हैं और अभी तक उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि जितनी भी आप ये मेडिसिन लेते हैं ये सारी मेडिसिन एसिडिक होती है। हॉलिस्टिक में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, एसिडिक एंड अल्कलाइनिटी। हमारी बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। जब अल्कलाइन कम होता है, एसिडिक बढ़ता है, तो कैसे बीमारियां होती हैं और बॉडी ने क्या क्या सिस्टम लगा के रखे हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे। तो जितनी भी आप मेडिसिन लेते हैं वो आपकी बॉडी को एसिडिक करता जाता है, और जितना एसिडिक करता है उतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए 1-2 मेडिसिन के बाद आपकी मेडिसिन बढ़ती जाती हैं। तो इसीलिए अगर रूट कॉज पे जाकर काम करना है तो आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी और सीखनी पड़ेंगी। ओके, सो थायराइड ग्लैंड है क्या? हमारे नेक रीजन के पास इस जगह पे एक बटरफ्लाई शेप, तितली जैसा एक ऑर्गन होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड पे होता है। जैसे ये हमारा थायराइड ग्लैंड दोनों साइड पे है, यहाँ से ये कनेक्टेड होता है। थायराइड ग्लैंड के पीछे भी यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम पैराथायराइड बोलते हैं। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था जब मैंने नेटशियम आपको पढ़ाया था। आप पीएमसी में जाकर वो देख सकते हैं। आज हम थायराइड ग्लैंड के ऊपर बात करेंगे। ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। आज मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो थायराइड ग्लैंड है, इट वर्क्स लाइक अ रिमोट कंट्रोल फॉर योर बॉडी। हमारी बॉडी का एक रिमोट कंट्रोल है। आपके डाइजेशन, आपके खाने को पचाने में, उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। आपके बॉडी का टेम्परेचर, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, खासकर जो लोग हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। जो हाइपर थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। व्हाई? बिकॉज ये थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। अगर थायराइड ग्लैंड ही ढंग से काम नहीं करेगा तो आपको या तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी या बहुत ज्यादा आपको गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और लॉस ऑफ लिबिडो, बहुत सारे लोगों को सेक्स ड्राइव नहीं आती है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, इसमें भी आपका थायराइड एक बहुत बड़ा रीजन होता है। कुछ लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, दे डोंट हैव अ मेंटल क्लैरिटी, उनका दिमाग ना क्लियर नहीं होता, कुछ चीजों पे वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड आपके ब्रेन के सेल्स को भी, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। थायराइड ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है जो मैं आपको बताऊंगी। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं? लाखों करोड़ों सेल्स हैं। हर एक सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है। थायराइड का हार्मोन आता है और इस रिसेप्टर के साथ चिपक जाता है, तब जाकर आपका कोई भी हार्मोन उस शरीर के अंदर घुसता है। मतलब हमारे हर एक सेल पे बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं। हर एक चीज का, इंसुलिन का रिसेप्टर अलग होता है। मतलब एक आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो एक एंट्री है जहां से बस वीआईपी आएंगे, एक एंट्री होगा जहां से बस क्रू जो स्टाफ है हमारा वो एंट्री करेगा, एक होगा जहां पे नॉर्मल स्टाफ एंट्री करेंगे। मतलब जैसे सबके अलग अलग गेट होते हैं वैसे हर एक सेल पे अलग अलग रिसेप्टर लगे होते हैं। तो जो हार्मोन आता है वो अपने दरवाजे के साथ अटैच होता है, तब ये डोर ओपन होता है, तब ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। सो होता क्या है, थायराइड का जब हार्मोन अच्छे से, जब हमारे सेल्स के रिसेप्टर भी खराब होते हैं तो भी थायराइड की प्रॉब्लम आती है। ये रिसेप्टर क्यों खराब होते हैं ये भी मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। तो हमारे ओवरऑल एनर्जी के लेवल को हमारा थायराइड ग्लैंड मेंटेन करता है। अगर कोई बहुत ज्यादा लो एनर्जी में रहता है, उसको बॉडी में एनर्जी फील नहीं होता, काम करने का मन नहीं करता, तो ये भी थायराइड का इशू है। आपके हेयर, आपके नेल्स, आपके स्किन, इन सब को आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो मेंटेन करता है, मैनेज करता है। तो आप समझ सकते हैं पूजा जी मैं सब बताने वाली हूँ, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो अभी एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए। जब हम मैसेज में चैट करते हैं हमारा दिमाग जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, तो अभी आप कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चन रह गया है तो लास्ट में मैं आज पे बात करूंगी। सो हमारे स्किन, जिनके भी बहुत ज्यादा स्किन हेयर फॉल हो रहा है या नेल्स बहुत ब्रिटल हो गए हैं, स्किन पे स्किन प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो इन सबके पीछे थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं थायराइड के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं।
जब भी आप किसी का TFT थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें TSH, याद रखिए बहुत सारे लोगों को ये सब बेसिक चीजें भी नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए, आप एमाइन लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। T3, T4 एंड TSH, ये तीन नॉर्मली ये तीन हार्मोन है जो आपको याद रखना है। T3, T4 एंड TSH, ये तीन हार्मोन है जो आपको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में दिखता है। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे थायराइड ही बनाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे दिमाग के पास एक ऑर्गन होता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक होगा, बट टेंशन मत लीजिए, आप एक सीक्वेंस को समझिए। जब आप ये सीक्वेंस समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि थायराइड के ऊपर भी कुछ लोग हैं, थायराइड की भी अपलाइन है, तो आपको पता चलना चाहिए उसकी अपलाइन में कौन कौन आता है। थायराइड के ऊपर एक अपलाइन बैठी होती है जिसको हम प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड की भी एक अपलाइन होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। सबको नाम रटने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल आता है इस प्यूटिटरी के ऊपर, प्यूटिटरी सिग्नल भेजती है थायराइड को, तब जाकर थायराइड ग्लैंड अपने ये T3, T4 हार्मोन सेक्रेट करता है। कैल्सिटोनिन भी होता है जो मैं आपको बताऊंगी। मतलब आप जो थायराइड के रिपोर्ट में TSH देखते हैं वो थायराइड का हार्मोन नहीं होता है, वो उसकी अपलाइन प्यूटिटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है। प्यूटिटरी ग्लैंड बनाती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, आपका T3 एंड T4 सेक्रीट होता है। अब मान लीजिए आपकी बॉडी में T3 एंड T4 का लेवल कम हो गया, आपकी बॉडी सिग्नल देती है किसको, यहाँ पे आपकी बॉडी है उसमें T3, T4 का लेवल कम हुआ, ये तुरंत आपके सिग्नल देती है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फोन लगाता है आपके प्यूटिटरी ग्लैंड को, और प्यूटिटरी ये TSH रिलीज करता है और थायराइड को बोलता है बॉडी में T3, T4 कम हो गया है, आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो थायराइड ग्लैंड आपका T3 एंड T4 बनाना स्टार्ट करता है। अब सपोज आपके थायराइड में T3 एंड T4, आपकी बॉडी में T3 एंड T4 का लेवल अच्छा है, अभी जरूरत नहीं है, तो ये आपका फोन करेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि अभी हमारे पास है सब कुछ, अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक यहाँ से देगा। मतलब हमारी बॉडी, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैटिस। मतलब इसका मतलब क्या है, एक टायर है, कार का टायर है, हर एक टायर का अलग अलग प्रेशर होता है, आपको ये प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। ये प्रेशर जब उतना ही रहेगा तो आपकी कार अच्छे से चलेगी। मतलब आपको जैसे प्रेशर मेंटेन करना होता है अपनी कार के टायर में, हमारी बॉडी भी हर एक चीज मेंटेन करती है। कितना थायराइड का लेवल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, अगर कम है तो बोलती है प्रोड्यूस करो, अगर ज्यादा है तो बोलती है मत प्रोड्यूस करो। तो ये बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो थायराइड ग्लैंड हमारा T3, T4 जो है वो बनाता है। सिंपल याद रखिए, थायराइड ग्लैंड T3, T4 बनाता है, और जो आप रिपोर्ट में TSH देखते हैं वो ऊपर से बनकर आता है। ये TSH आपके थायराइड को सिग्नल देता है। अब होता क्या है, जैसा आपको मैंने बताया, TSH जो है वो कौन बनाता है, प्यूटिटरी बनाता है, यहां से सिग्नल आपके थायराइड को मिलता है, T3, T4 बनता है। लेकिन उसके साथ एक और हार्मोन भी बनता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, आपने खाना खाया, खाने में जो आपका कैल्शियम है वो कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में पहुंचा, ये आपका ब्लड है, यहाँ पे वो कैल्शियम आ गया। जैसे ये कैल्शियम यहाँ पे आएगा, आपका थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाएगा कैल्सिटोनिन, और ये कैल्सिटोनिन यहां से एक्स्ट्रा कैल्शियम को उठा के कहां पे डालेगा, आपके बोन्स में डिपॉजिट करने का काम करेगा। तो आपका थायराइड ग्लैंड आपके बोन्स को भी हेल्दी रखने का काम करता है। इसीलिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि जब थायराइड की मेडिसिन हम लंबे समय तक यूज करते हैं, 5 साल 10 साल लंबे समय तक यूज करने से क्या होता है, क्यों आपकी हड्डियां वीक होती हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जब हम मार्केट की एलोपैथी की मेडिसिन लंबे समय तक यूज करते हैं। तो आई होप सबको थायराइड के हॉर्मोन्स पता चल गए होंगे। T3, T4 जो आपका थायराइड बनाता है, TSH जो आपका प्यूटिटरी ग्लैंड बनाता है, उसकी अपलाइन बनाती है, और कैल्सिटोनिन ये भी आपका थायराइड ही बनाता है। अच्छा,
इसको हम T4 और T3 क्यों बोलते हैं? T3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है पहले के न्यूज में आपने देखते थे लोगों को गॉइटर हो जाता था, जिसको हिंदी में घेंगा या कुछ ऐसा बोलते थे, जिसमें गले में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, गॉइटर जिसको हम कहते हैं। T3 मतलब 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के। अब जैसे सिंपल आप याद रखिएगा, T4 होता है जिसमें 4 आयोडीन होता है, और T3 जिसमें 3 आयोडीन होता है। 3 आयोडीन होता है, गलगंध होता है मैम। ओके गोविंद जी, आई होप सबने सब समझ गए होंगे। सो आपको पता है थायराइड का अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इट कैन एक्चुअली अफेक्ट योर कॉग्निटिव, जो हमारे दिमाग का जो हेल्थ है उसको भी अफेक्ट करता है। अगर किसी का थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका थायराइड ढंग से बन नहीं रहा है, उसके हार्मोन्स ढंग से नहीं काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों में अल्जाइमर, डिप्रेशन, ऑटिज्म जैसी भी प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर किसी का थायराइड का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। अब हम आते हैं क्या क्या थायराइड में डिसऑर्डर देखे जाते हैं। नॉर्मली एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है थायराइड अंडर एक्टिव है, मतलब हाइपो का मतलब होता है थायराइड कम काम कर रहा है, मतलब उसके जो मेन हार्मोन्स हैं T3 एंड T4 वो कम बन रहे हैं। हाइपर का मतलब होता है T3 एंड T4 का लेवल हाई होगा। तो अगर आप किसी का रिपोर्ट देखते हैं उसमें TSH, ध्यान से समझिएगा, रिपोर्ट में अगर TSH इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है, तो नॉर्मली डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, बस पेशेंट का TSH का टेस्ट करवाते हैं, और अगर उनका TSH बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, तो कहते हैं आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं। TSH इंक्रीज होगा तो हम कैसे कह सकते हैं? सिंपल याद रखिए, अगर आपकी अपलाइन यहां से प्यूटिटरी बनाता है TSH, ये TSH जितना बनाएगा उतना आपके थायराइड को सिग्नल जाएगा और उतना आपका थायराइड T3 T4 बनाएगा। अगर किसी का TSH इंक्रीज्ड है, अगर आपकी अपलाइन आपको बार बार फोन कर रही है, काम करो काम करो काम करो, इसका मतलब क्या है? आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब थायराइड अंडर एक्टिव है। जब वो अंडर एक्टिव होगा तभी उसकी अपलाइन उसको बार बार फोन करेगी। तो अगर किसी का TSH बढ़ा हुआ है तो नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं कि अरे इसको ना हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है। अगर किसी का T3 T4 बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम कहते हैं इसको हाइपरथायराइड का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ये सारे सिम्टम्स आपको आप मैं प्रेजेंटेशन भी वहां पे अपलोड कर दूंगी, वहां पे प्रेजेंटेशन से भी आप वो ले सकते हैं। हाइपोथायराइड में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, आपको वीकनेस होगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, आपको बहुत ठंडी लगेगी, आपको बहुत ज्यादा चिल, मतलब आपको ठंड लगेगी। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीजन है हाइपोथायराइड में, आपको कॉन्स्टिपेटेड होगे, आपका पेट साफ नहीं होगा, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेट गेन। और वेट गेन भी क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, साइंटिफिक रीजन कि क्यों हाइपोथायराइड के पेशेंट को बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं, वेट ही नहीं कम हो रहा है, तो इसका भी रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। हार्ट बीट आपकी बहुत ज्यादा कम होने लगती है, लेडीज को बहुत हेवी पीरियड्स आने लगते हैं। हाइपोथायराइड में इसका सब उल्टा हो जाता है, हाइपरथायराइड में उल्टा हो जाता है, रात में नींद नहीं आएगी, हाथ पैर आपके शिवर करेंगे, कांपेंगे, बहुत ज्यादा वेट लॉस होने लगेगा, हार्ट पैल्पिटेशन, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाएंगी, बहुत स्कैंटी पीरियड्स होगा, मतलब कभी एक दिन में ही पीरियड्स खत्म हो रहा है, 2 दिन में ही पीरियड्स खत्म हो रहा है, 3-4 दिन भी नहीं रह रहे, तो ये भी एक सिम्टम होता है हाइपरथायराइड का। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है अगर आपकी बॉडी हाइपो और हाइपर पे। और आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम उसमें उस प्रॉब्लम को बस हम एलोपैथी की मेडिसिन खा के ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं से भी उसका ट्रीटमेंट नहीं है। आज मैं आपको हर चीज का साइंटिफिक रीजन बताने वाली हूँ। अब आते हैं ये थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है। हम क्या कर रहे हैं, हमें थायराइड हो रहा है तो हम एलोपैथी की मेडिसिन खा ले रहे हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, क्या क्या रीजन हो सकता है थायराइड खराब होने का। पहला जो रीजन है उसको हम कहते हैं प्राइमरी थायराइड डिसऑर्डर, मतलब आपके थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है। तो थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है तो चलो ठीक है, हमने कुछ थाई हेल्थ लिया, बहुत सारे पेशेंट्स आपको इसके मिलेंगे जिसको आपको बस थाई हेल्थ देखकर ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उनका थायराइड में ही प्रॉब्लम है।
तो थाई हेल्थ हमारे थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करेगा, तो उसमें रिजल्ट आ जाएगा। ये तो चलो इजी है, सिंपल है, हम कर सकते हैं। अभी मैं कुछ चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एक होता है सेंट्रल थायराइड डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया एक अपलाइन होती है हाइपोथैलेमस, ये सिग्नल देती है आपके प्यूटिटरी ग्लैंड को। प्यूटिटरी ग्लैंड बनाता है TSH और यहां से आपको सिग्नल देता है थायराइड को। अगर आपके थायराइड में प्रॉब्लम है तो आपने प्रिकॉशन लिया, उसको थायराइड को रिपेयर किया, थायराइड काम करने लगा। लेकिन अगर अपलाइन में ही प्रॉब्लम है, अगर इन दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो आप कितना भी थायराइड को ठीक करने की कोशिश करेंगे वो रिजल्ट नहीं आता है। तो आपके जो दूसरा थायराइड का रीजन देखा जा रहा है सेंट्रल थायराइड में, प्रॉब्लम हमारे हाइपोथैलेमस और प्यूटिटरी में भी देखा जाता है। तो ये भी दूसरा रीजन है जिसको डॉक्टर्स एड्रेस नहीं करते हैं। कोई भी थायराइड है, थायराइड की दवा दे दो, कोई भी थायराइड है, थायराइड की दवा दे दो, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। तीसरा, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ आयोडीन, हमारे खाने में आयोडीन की कमी होना। इसके भी 3 चीजें हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए मैं एक एक नहीं तो एक्सप्लेन ही करते जाती हूँ। सेंट्रल थायराइड जो डिसऑर्डर है उसमें हमारे थायराइड ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, हाइपोथैलेमस, थायराइड एंड प्यूटिटरी, ये 3 चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये 3 चीजें कनेक्टेड, ये 3 चीजें साथ में जब काम करेंगी तभी जाकर आपकी बॉडी बैलेंस होती है। अब होता क्या है, ये सारी चीजें बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाती हैं। अब सोचिए, थायराइड ग्लैंड तो बस T3 T4 एंड तीसरा कैल्सिटोनिन बना रहा है। ये दोनों हाइपोथैलेमस एंड प्यूटिटरी ग्लैंड, ये जो 2 यहाँ पे ग्लैंड बैठे हैं वो इतने सारे हॉर्मोन्स बना रहे हैं। मतलब अगर इनमें प्रॉब्लम होगी तो आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, हमारा ग्रोथ कम होने लगेगा या ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है। आपका यूरिन कितना पास होगा, कुछ लोगों को बहुत यूरिन पास होता है। एक रीजन डायबिटीज होता है, एक रीजन है जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, इंसिपिडस कहते हैं। इसमें आपका बॉडी 20-20 लीटर यूरिन पास करता है। क्यों? हमारा वेसोप्रेसिन ढंग से नहीं बनता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो सोचिए, जब भी हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड ढंग से काम नहीं करेगा तो आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, आपके ओवरीज से एग नहीं निकलेगा, हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा, सॉरी, वेसोप्रेसिन हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन आपके यूरिन को कंट्रोल करता है। मतलब क्या है कहने का, ये दोनों ग्लैंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये दोनों ग्लैंड काम नहीं कर रहा तो आपका थायराइड का भी ठीक ही नहीं हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। अब हम आते हैं अपने तीसरे पे, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ आयोडीन। आपको मैं ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको पता चले कि बस थायराइड की दवा लेकर कुछ भी नहीं होगा। और अगली बार से आप मुझे ये नहीं पूछेंगे कि मैम थायराइड का प्रॉब्लम है तो क्या कॉम्बिनेशन देना, क्योंकि अभी अगली बार से आपको पता होगा कि थायराइड इन सारी रीजंस की वजह से खराब होता है। और आज मैं आपको कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे गाइडलाइंस बताऊंगी, अगर आपने वो फॉलो किया तो थायराइड को हम ठीक कर सकते हैं, उसकी मेडिकेशंस परमानेंटली बंद कर सकते हैं। आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ आयोडीन। ये क्या है? 3 चीजें हो सकती है, या तो आपकी बॉडी में आयोडीन अच्छे से जा ही नहीं रहा, यू आर डेफिशिएंट इन आयोडीन, आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है। दूसरा, मैल एब्जॉर्प्शन, आप आयोडीन ले तो रहे हैं लेकिन वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। बॉडी एब्जॉर्ब कैसे नहीं करेगा? हमारी बॉडी में जब खाना स्टमक, पेट से, स्टमक से जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में आता है, वहां पे आपके बहुत सारी ऐसी चीजें, सेल्स होती है, यहां से वो खाना एब्जॉर्ब होके आपके खून में जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज्ड है, जो मैंने आपको बताया था लीकी गट है, तो ये खाना एब्जॉर्ब भी नहीं होगा ढंग से। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप आयोडीन ले भी रहे हैं लेकिन उसकी भी कमी हो जाएगी। अब तीसरी चीज देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। डेफिशिएंसी होता है, अगर आपकी बॉडी में सीलियाक डिजीज, जिसका मैंने बोला लीकी गट का अगर प्रॉब्लम है, तो अभी नॉर्मली अगर आपका हेल्दी है तो आपका कम आयोडीन आपके यूरिन से पास होगा या बॉडी से पास होगा। लेकिन जब किसी का बहुत ज्यादा
आयोडीन का प्रॉब्लम होता है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता और वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है आयोडीन में। और आपको पता है तीसरा रीजन क्या होता है, कभी कभी हमारा बॉडी एब्जॉर्ब भी अच्छे से कर रहा है, आपको कोई डेफिशिएंसी भी नहीं है, आप अच्छे से अच्छा नमक भी खा रहे हैं, लेकिन आपके बनाने का जो तरीका है, कुकिंग मेथड, वो आपके आयोडीन को खराब कर दे रहा है, क्योंकि आयोडीन हमारा हीट सेंसिटिव होता है। इसका मैंने आपको NIH से ये लिया है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स आए हुए हैं कि हमारे कुकिंग करने के मेथड से आयोडीन जो होता है वो डैमेज्ड हो जाता है, आयोडीन मतलब खराब हो जाता है। आप ले रहे हैं नमक लेकिन वो बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर कुक, हमारी आदत क्या होती है, हम कोई भी सब्जी डालते हैं तो हम सबसे पहले नमक डाल देते हैं, हमें लगता है कि नमक से ना खाना फटाफट पक जाएगा। प्लीज नमक को कोशिश करिए, अगर आपकी सब्जी पूरी बन गई है तब उसमें नमक डालिए और उसको ढककर, गैस बंद करके ढककर छोड़ दीजिए। आपका नमक का आयोडीन डैमेज नहीं होता है। जब हम खाने को प्रेशर कुक करते हैं, खाने को ऑयल फ्राई करते हैं या उसको बहुत देर तक नमक डालकर पकाते हैं, तो खाने का जो आयोडीन है वो मतलब वो खराब हो जाता है, वो सेंसिटिव रहता है बहुत ज्यादा, तो वो डैमेज हो जाता है। तो हम नमक ले भी रहे हैं तो भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस पे ध्यान दीजिए, आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? आपके थायराइड को बनाने के लिए, थायराइड हार्मोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है? आपका आयोडीन। आयोडीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए T3 में 3 आयोडीन होता है एंड T4 में 4 आयोडीन होता है। तो आयोडीन बहुत जरूरी है, इसलिए अपने कुकिंग मेथड को चेंज करिए। जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, सब्जी पूरी कुक हो जाने के बाद ऊपर से नमक मिलाकर तब गैस को बंद करके और ढक दीजिए, और ढकने के 5-10 मिनट के बाद आप उसको मिक्स कर दीजिए, आपका आयोडीन डैमेज नहीं होगा। प्रेशर कुक में जब आप सब्जी बनाते हैं तो आयोडीन पूरा खत्म हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, आप जो भी ये थायराइड आप आयोडीन ले रहे हैं, ये सब कुछ आपके सिस्टम में जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, जिनको भी विटामिन सी का डेफिशिएंसी है उनके बॉडी में भी थायराइड का इश्यू होता ही होता है। आप जितना भी नमक खा रहे हैं उसका 70%, 75% आयोडीन आपके थायराइड में जाकर जमा होता है। और बस आयोडीन नहीं, उसके साथ मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन B2, B3, B6, ये सब चाहिए होता है। आज मैं आपको हर चीज का रेमेडी बताने वाली हूँ। इसीलिए माय फ्रेंड, जब हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब हमें वो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन में ना तो हमारे आयोडीन का इश्यू एड्रेस हो रहा है, ना हमारे इन जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इनका इश्यू एड्रेस हो रहा है। इसीलिए हमारे थायराइड की प्रॉब्लम जो है हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन जब आप साथ में स्पिरुलिना गोल्ड भी ले रहे हैं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर बताया है, उससे आप कॉपर भी आपकी बॉडी में जा रहा है, ये सारे विटामिन मिनरल्स जब आपके आयोडीन के थायराइड के हार्मोन को बनाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है, आपको बनाना है फ्राइड राइस और आपको बस मैं कांदा और आपको मैं ये चावल दे दूं और बोलो फ्राइड राइस बना लो, आप नहीं बना पाओगे, आपका फ्राइड राइस टेस्टी नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स दे दूं, अलग अलग मसाले दे दूं, तो आपका फ्राइड राइस ज्यादा टेस्टी बनेगा। वही होता है, आपके थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन हम उसको वो सारी चीजें नहीं दे रहे हमारे, इसीलिए हमारा थायराइड का हार्मोन उसको बनाने के लिए मिल ही नहीं रहा। जब आप अपने थायराइड को सपोर्ट करोगे ये सारे विटामिन मिनरल्स देने में, और आपको मैं सबके नेचुरल सोर्सेज भी आज देने वाली हूँ कि अगर आप स्पिरुलिना नहीं भी ले रहे हो लेकिन ये सारी चीजें डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, तो आपका नेचुरल तरीके से थायराइड हील होना स्टार्ट हो जाता है। सो थायराइड के हार्मोन के लिए TSH को बनाने के लिए ये सारे मिनरल्स, इसीलिए होलिस्टिक हीलिंग में सबसे पहला टॉपिक मैंने मॉडर्न न्यूट्रिशन लिया है, जिसके ऊपर हम एक एक विटामिन एंड मिनरल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इसीलिए उसका टॉपिक ही मैंने डिफरेंट रखा है, विटामिन मिनरल्स का टॉपिक रखा है, जिसमें हम बहुत डिटेल में जाकर बात करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं आपके T4 को बनाने के लिए विटामिन C, B2 एंड आयोडीन की जरूरत है, आपके हर एक चीज को बनाने के लिए विटामिन मिनरल्स की जरूरत है। और मेरे साथ आज बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका कहना है कि हमें ये सब
विटामिन मिनरल्स के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, बस ये पढ़ाया गया कि थायराइड का पेशेंट है ना, ये थायराइड की दवा दे दो, और कब तक देना है, लाइफ टाइम देना है। आगे चल के थायराइड की दवा लेने के बाद किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ लैक्सेटिव वगैरह दे दो, तो ये सब प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप राइट तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी हर एक बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। एक्चुअली में ये रिवर्स किया जा सकता है, जो मैं आपको नेचर क्योर में, होलिस्टिक हीलिंग में ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये तीसरा पॉइंट, अब ये फोर्थ पॉइंट को समझिए जिसके ऊपर लोग बात ही नहीं करते। अगर किसी का लिवर वीक है, जो 50 to 60% लोगों का लिवर जो होता है वो वीक है। लिवर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रिपीट करना चाहूंगी, लिवर का टेस्ट करवाइए, बट उसके ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत करिए। क्यों? अगर आपका लिवर 50 to 60% भी डैमेज है तो भी आपके लिवर का LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका LFT बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनका लिवर जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनको फैटी लिवर ग्रेड 1 निकला। इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक लेने वाली हूँ, उसके ऊपर PNC के सॉरी अपने होलिस्टिक में, क्योंकि ये होलिस्टिक का एक तरीका है जिसमें हम होलिस्टिक तरीके से किस तरीके से अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक लूंगी। तो 50 to 60% हमारा अगर लिवर डैमेज है तो भी हमारा LFT नॉर्मल आ सकता है। और आपको पता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये कन्वर्जन का मतलब क्या है मैं आगे भी समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ में एक चीज बता रही हूँ। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए आप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। थायराइड ग्लैंड हमारा T3 एंड T4 हॉर्मोन्स बनाता है। T4 हॉर्मोन्स हमारे इनएक्टिव थायराइड हार्मोन होते हैं एंड T3 हार्मोन्स हमारे एक्टिव थायराइड हार्मोन होते हैं। अगर आपकी, मैं नेटवर्किंग की लैंग्वेज में समझाती हूँ, अगर आपकी 1000 की टीम है, 1000 की टीम में 5 to 6% लोग एक्टिव होते हैं, बाकी लोग आराम करते हैं। वैसे ही बॉडी जब ये थायराइड के हार्मोन्स बनाता है, इसमें से 5 to 7% ही एक्टिव हार्मोन्स होते हैं थायराइड के, बाकी 95% इनएक्टिव हार्मोन्स होते हैं। ये जैसे ही एक्टिव हार्मोन्स बनाता है, ये तुरंत जाकर आपका सेल लेता है और काम करना स्टार्ट कर देता है, एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है, खाना पचाना स्टार्ट कर देता है, जो भी थायराइड का काम है वो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नेटवर्किंग की लैंग्वेज में समझाती हूँ, जब आपके लीडर्स काम नहीं करते तो आप क्या करते हो, उनको लोनावला लेकर जाते हो, घुमाने लेकर जाते हो ताकि वो एक्टिव हो जाए। बॉडी भी वही करता है। बॉडी के पास ये जो 95% जो इनएक्टिव लीडर्स है ना, उनमें से 60% to 70% इनएक्टिव T4 को पता है कहाँ पे भेजता है, आपके लिवर में भेजता है। और आज बहुत सारे लोगों का लिवर वीक है, तो ये 60 to 70% जो इनएक्टिव थे वो कभी भी एक्टिव हो ही नहीं पाते हैं सॉरी, वो एक्टिव हो ही नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर किसी को थाई हेल्थ आपने दिया और आपको लग रहा है कि थाई हेल्थ देने के बाद भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, उनको ये कॉन्सेप्ट समझाइए कि आपका लिवर वीक है। अगर आपका लिवर स्ट्रांग होगा, अगर हम कुछ ऐसी चीजें लेकर अपने लिवर को स्ट्रांग करते हैं, तो 60 to 70% जो इनएक्टिव थायराइड हार्मोन है वो जब एक्टिव होगा, जब आपके 5% एक्टिव लीडर्स होते हैं तो नाम 2,10,000 पे आता है। अगर ये 60% भी एक्टिव हो जाएंगे तो सोचिए बिजनेस कैसे बढ़ाएगा। तो बॉडी में भी प्रॉब्लम होती है जब आपके ये इनएक्टिव एक्टिव नहीं हो पाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, लोनावला भी घुमा के आ जाते, फिर भी लीडर्स एक्टिव नहीं होकर काम करते, फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं लोनावला से काम नहीं चलेगा, इनको गोवा लेकर जाना पड़ेगा। बॉडी भी गोवा लेकर भेजती है कुछ लोगों को। जब वो देखती है ना कि कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो लिवर में जाकर भी मोटिवेट होकर नहीं आ पाए, तो वो 20% लीडर को आपके गट में भेजती है, आपके इंटेस्टाइन में भेजती है। और बहुत सारे लोगों के गट में हेल्दी बैक्टीरियाज ही नहीं है, ये हेल्दी बैक्टीरियाज आपके 20% को एक्टिव करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स तक को ये कन्वर्जन प्रॉपर पता नहीं होता है। और आपको बता दूं, प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है, उनके पास थायराइड के ऊपर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, लिवर के ऊपर तो एलोपैथी में कोई मेडिसिन ही नहीं है कि वो आपको दे सके, गट के ऊपर तो डॉक्टर्स बात ही नहीं कर रहे हैं।
इसके लिए जब आप किसी को ये प्रोडक्ट्स देते हैं तो ये सारी चीजें याद रखिए, उनको बताइए कि अगर आपका थायराइड ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपकी थायराइड की मेडिसिन 25 से 50 mg, 50 से 75, 75 से 100 ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका लिवर बहुत वीक हो रहा है, आपको अपने लिवर को रीजुविनेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। सो अगर किसी का थायराइड खराब हो रहा है, थायराइड ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे आपको बात करना है। जो अभी आपको मैंने समझाया वो सारा कुछ यहाँ पे पिक्चर से बताया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, थायराइड ग्लैंड जो T3 T4 बनाता है, T3 जो एक्टिव है। अच्छा, आपको कैसे याद रहेगा कि T3 एक्टिव है या T4 एक्टिव है? एक डायमंड है जिसको जब हम जिसको कहते हैं ना तराशते हैं, उसको हम अच्छे से उसको हम ठीक करते हैं, उसको हम शाइन लाते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा घसना होता है, उसको ठीक करना होता है। तो आप ये सोच लीजिए ये हमारा डायमंड है। जब हम इसको ऐसे इसको साफ कर रहे हैं, इसको एक्टिव करने के लिए, तो इसका एक मॉलिक्यूल ना निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो वो छोटा हो जाता है। डायमंड पहले इतना बड़ा कोयला जैसा था, उसको हमने अच्छे से साफ वाफ किया तो वो छोटा हो गया, तो डायमंड हो गया। तो जो चीज छोटी हो गई वो आपका एक्टिव हो गया। तो T3 आपका एक्टिव है, T4 आपका इनएक्टिव है। तो इस तरीके से आपका लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके थायराइड ग्लैंड में। 60% आपका जो कन्वर्जन होता है वो T4 का T3 आपके लिवर में होता है। तो अगर किसी का थायराइड ठीक नहीं है तो उसका लिवर बहुत एक एस्पेक्ट है कि उसका लिवर भी डैमेज होगा, तो हमें लिव अगेन भी साथ में रिकमेंड करना है। कॉम्बिनेशन में लास्ट में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। ये मैंने आपको बताया कि लिवर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं एक चीज के ऊपर जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपके होलिस्टिक में। यहाँ पे बस मैं उसका एक टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि ये पूरा ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर है, और ऑटो इम्यूनिटी मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम उसमें बात करने वाले हैं। वीक एड्रिनल्स, जिसके ऊपर कभी भी कोई बात नहीं करता। आपको पता है हमारा जो किडनी है, ये दोनों किडनी के ऊपर हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हैं, स्ट्रेसफुल का मतलब एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और कोई डॉग आपके पीछे लग जाए, कोई कुत्ता आपके पीछे लग जाए, आप जैसे कुत्ते को देखोगे आपको तुरंत आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारी चीजें होती है। आप भागना स्टार्ट करोगे, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, ये सारा कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है, जैसे हम कोई चीज ऐसी डेंजरस देखते हैं, वो सारी चीजें तुरंत सिग्नल हमारे एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचता है, और एड्रिनल ग्लैंड हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसको हम एड्रिनल कहते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को लेकर कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा कोई चीज हमारे दिमाग में घूम रही है, स्ट्रेस में, हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस में है, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। जब ये कॉर्टिसोल बार बार प्रॉब्लम होने लगता है तो हमारे ये जो एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन बनाता है वो वीक होने लगता है। और जब एड्रिनल ग्लैंड वीक होने लगता है माय फ्रेंड, तब जाकर हमारी बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस जो होते हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम हैशीमोटो एंड ग्रेव्स डिजीज, आई गेस यहाँ पे ग्रेव्स नहीं लिखा है, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। बहुत सारे थायराइड पेशेंट्स को ये ऑटो इम्यून कंडीशन होता है। जैसे ही मैं एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, एक होता है हाइपोथायराइड, ये नॉर्मल कंडीशन है, और एक होता है हाइपरथायराइड। लेकिन जब आपकी बॉडी ऑटो इम्यूनिटी में पहुंच जाती है, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब आपकी बॉडी अपने को ही डैमेज कर रही है, तो इसमें भी दो कंडीशंस होते हैं। एक होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं हैशीमोटो, और दूसरा होता है ग्रेव्स डिजीज, जिसको मैं होलिस्टिक में बात करूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं ऑटो इम्यूनिटी का टॉपिक नहीं ले पाऊंगी क्योंकि खुद में 2 घंटे का टॉपिक है। सो हाइपोथायराइड में हमारा हैशीमोटो देखा जाता है और हाइपरथायराइड में ग्रेव्स डिजीज हो जाता है। और आपको पता है डॉक्टर इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते इन बीमारियों के ऊपर, क्योंकि एज सच एलोपैथी में इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको कोई भी थायराइड हो वहां पे आपको जो नॉर्मल थायराइड की मेडिकेशन है वही दी जाती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी है जिसकी वजह से हमारा थायराइड में प्रॉब्लम होता है। आपको मैं ये सारे फैक्टर्स डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि थायराइड को ठीक करने के लिए थायराइड की दवा काम नहीं करेगी, आपको ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आता है हमारा एस्ट्रोजन डोमिनेंस। अब एस्ट्रोजन डोमिनेंस क्या है?
मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि लेडीज में 8 to 10 टाइम्स, लेडीज 8 से 10 गुना टाइम्स ज्यादा प्रोन होती हैं थायराइड की प्रॉब्लम में। लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। क्यों? लेडीज में दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन लेडीज में पीरियड्स के साइकिल को मेंटेन करना, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करते हैं जो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। इन दोनों का ना एक बैलेंस होता है, ये बैलेंस रहना चाहिए। अगर ये बैलेंस खराब होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब होता है? जब ये यहाँ पे हमारा एस्ट्रोजन है और यहाँ पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन है। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, इसको हम एस्ट्रोजन डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोजन भारी हो गया है, एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया है। जब आपका एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन होता क्यों है? सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, होता क्यों है? हमारी ओवरीज, लेडीज में जो दोनों ओवरीज होती हैं, जब वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तब जाकर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो वो आपके थायराइड को जाकर ब्लॉक कर देती है, आपके थायराइड को जाकर ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से थायराइड T3 एंड T4 हार्मोन्स ही नहीं बना पाता है। आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लेडीज के दो फीमेल हार्मोन्स है। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स का एक डाला है जिससे आपको ये पास में आपके रहेगा तो आपको पता चलेगा। ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है ये लेडीज के दो सेक्स हार्मोन है। जैसे जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन होता है मेनली, लेडीज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये मेंटेन्ड नहीं रहेगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। और जब लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है, यही एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कम होता है, ड्रिप करता है, तो लेडीज में पीरियड्स आ जाते हैं। इसीलिए इन दोनों का जो बैलेंस है वो बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारे काम करता है। लेडीज के हड्डियों को अच्छा रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा करने के लिए, मूड को अच्छा करने के लिए, स्किन हेल्थ, थायराइड के हेल्थ और बॉडी में ओवरऑल आपके हार्मोन्स के फंक्शन को अच्छा करने के लिए भी हेल्प करता है। उसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन बस ये पीरियड्स के साइकिल नहीं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन से लेकर नर्वस सिस्टम से लेकर हर चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन जब इसका बैलेंस खराब हो जाता है, जब बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तब ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये एस्ट्रोजन बढ़ता क्या है और क्या क्या सिम्टम होती है? यहाँ पे जितने भी सिम्टम्स है सब ध्यान से समझिएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मैम बच्चा नहीं रुक रहा है, बहुत ज्यादा मिसकैरेज हो जा रहा है, या बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन सिम्टम देखा जा रहा है लेडीज में। ये आपका यूट्रस है, यहाँ पे एक ओवरीज होता है, यहाँ पे एक ओवरीज होता है, यहाँ से ट्यूब आती है। ये जो यूट्रस है, हर महीने ये यूट्रस की जो वॉल है ये प्रिपेयर होती है। अंदर जब प्रिपेयर होती है, नॉर्मल प्रिपेयर होती है, जब पीरियड्स आता है तो ये वॉल शेड होके निकल जाती है। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस में ये वॉल बाहर भी मोटी होना स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है, जब हम होलिस्टिक में जब वो बात करेंगे, जो लेडीज का स्पेशल टॉपिक में लेने वाली हूँ, उसमें मैं ये डिटेल में जाकर बात करूंगी। जिन लेडीज में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, जिन लेडीज की बॉडी में स्ट्रेस लेवल, इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा होता है, बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में होती है, बॉडी का जो यूट्रस है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने वॉल्स को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेता है, विच लीड्स टू एंडोमेट्रियोसिस। आपकी जो यूट्रस की वॉल्व है, जो उसकी वॉल वो बहुत थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, बहुत हेवी पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी होने लगती है। अगर आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, वेट गेन, बहुत ज्यादा गर्मी, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, हेडेक, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, 10-20 दिन फॉलो पीरियड्स आते रहते हैं, ये भी एक रीजन है। ओवरीज में सिस्ट हो जाता है, फाइब्रॉइड, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं मैम फाइब्रॉइड में क्या कॉम्बिनेशन देना है। अब आप मेरी जगह पे खुद को रख के सोचिए कि अभी अगर कोई मुझे बोले कि फाइब्रॉइड में क्या कॉम्बिनेशन देना है, तो मैं कैसे बोल दूं कि बस साइक्लोवा ले लो और वुमेन कंपेनियन लो, ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक।
आपको उनके एस्ट्रोजन लेवल को नॉर्मल करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ब्रेस्ट में सिस्ट बनने लगते हैं, टेंडर ब्रेस्ट होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड का प्रॉब्लम, इवन कैंसर तक हो जाता है अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो सोचिए आप, इतने सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ये कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है पुअर डाइट। अब इसको ध्यान से समझिएगा, अगर कभी भी किसी पर्सन में ये सारी प्रॉब्लम्स आए तो आपको क्या क्या चीजें उनके ऊपर ध्यान देनी है और थायराइड में क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। जब हमारे पास कोई पर्सन आता है, आपको मैं ये जो सारी ट्रेनिंग्स बता रही हूँ माय फ्रेंड, जब हम किसी क्लाइंट्स को लेते हैं, हम 8,000 मेरी फीस है, उनको पर्सनली लेना और उनके सारा कुछ उनको हील करके, उनको ठीक करके, उनको वापस रिटर्न करना, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रही हूँ जिससे आप लोगों की ये मदद कर सके। पुअर डाइट, जब हमारे खाने में सबसे ज्यादा पैकेट फूड हम यूज करते हैं, क्योंकि देखिए आज अगर आप कोई सॉस लेकर आ रहे, कोई केचप लेकर आ रहे, वो केचप 3-3 साल 2-2 साल तक वो शेल्फ पे पड़ा रहता है और आपके घर में भी लेकर आता है, तो आप सोचिए उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं। ये बहुत सारे केमिकल्स हमारे एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, मतलब ये जो सेल है जिसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा है, जिसमें ये थायराइड का हार्मोन आकर अटैक करने वाला है, मतलब काम करने वाला है, इसको जाकर डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके हार्मोन्स को खराब कर देते हैं। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई ऐसा पर्सन आता है, हम सबसे पहले उनको बोलते हैं कोई पैकेट फूड नहीं खाना है, कोई भी मैगी, पिज्जा, बर्गर या कोई भी चीज जो पैकेट में आ रही है वो आपको नहीं खाना है। प्लास्टिक में जो बंद होके आ रही है वो अभी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत गंदे क्वालिटी का पैकेज फूड होता है। बाहर से जो हम खाना भी पैक करके ला रहे हैं, वो नॉर्मल प्लास्टिक के डब्बे में वो गर्म खाना डालते हैं, उससे बीपीए, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स प्लास्टिक रिलीज करता है, जो जाके आपके हार्मोन में, मतलब आप क्योस लेकर आ जाता है, आपके पूरे हार्मोन के लेवल को डिस्टर्ब कर देता है। आप सोच भी नहीं सकते डाइट का कितना ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए हम उनको डाइट पे चेंज करते हैं, जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरी चीज, आपका गट इम्बैलेंस, क्या क्या रीजन है आपका एस्ट्रोजन का लेवल खराब होता है। हमारे बॉडी में जब हमारा गट फ्लोरा, अच्छे बैक्टीरियाज जब मर जाते हैं और बुरे बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, तो कुछ ऐसे आपके बैक्टीरिया, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे एस्ट्रोजन, जो भी हमारा एक्सेस, सपोज करिए हमारा एक्सेस में एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हमारा बढ़ा हुआ है, जैसे वो हमारे गट बैक्टीरिया के पास जाता है, वो गट बैक्टीरिया पे जाकर वो एक्ट करता है और उसको मार देता है, खत्म कर देता है, उसको डैमेज कर देता है। लेकिन जब हमारे बैक्टीरिया ही मरे होते हैं तो एस्ट्रोजन का जो लेवल बढ़ा होता है उसको कुछ भी असर नहीं होता और आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। जितना ज्यादा हम क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो बनाता है कॉर्टिजोल। ये कॉर्टिजोल बनाता है, कॉर्टिजोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। आपको पता है ये कॉर्टिजोल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। तो जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी का प्रोजेस्ट्रॉन खत्म होता है, क्योंकि इसको बनाकर ही बॉडी आपका कॉर्टिजोल बनाएगा। जब प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा यूज होने लगेगा तो क्या बढ़ेगा? एक साइड पे प्रोजेस्ट्रॉन है और एक साइड पे एस्ट्रोजन है। अगर आपका प्रोजेस्ट्रॉन कम होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ने लगेगा। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा आपका एस्ट्रोजन बढ़ेगा और उतना ज्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप सोच भी नहीं सकते आपका स्ट्रेस एक मिसकैरेज, एक इनफर्टिलिटी, एक एंडोमेट्रियोसिस से कितना ज्यादा अटैच्ड होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। फिर जो भी हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में फ्रिज में पानी रखते हैं, प्लास्टिक की बोतल में हम खाना पकाते हैं, माइक्रोवेव में प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं, ये सब में ये जो केमिकल बीपीए होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। म्युनिसिपल का जो हम पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स आ जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हमें क्या पीना है, स्ट्रक्चर्ड वाटर पीना है। स्ट्रक्चर्ड वाटर कैसे बनाना है? क्ले पॉट लेना है, मटका लेना है, मटके के अंदर आयरन कॉपर का एक प्लेट डालना है, या कोई भी कॉपर का बर्तन है आपके घर में, कोई कॉपर का ग्लास है, कोई कॉपर का कटोरा है, कुछ भी है, या आप नॉर्मल कॉपर का प्लेट आप ले सकते हैं, उस मटके के अंदर डाल दीजिए और रात भर छोड़ दीजिए। सुबह उस कॉपर के प्लेट को निकाल दीजिए। कॉपर एक ऐसी चीज है जो पानी से हेवी मेटल्स वापस ले लेती है, उससे खींच लेती है, और सुबह आप उस कॉपर को धो दीजिए, कॉपर के प्लेट को इमली के पानी से या नॉर्मल
जो हमारा लेमन होता है, लेमन से आप उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए और फिर अगले दिन रात में मटके को पूरा भर दीजिए पानी से और फिर कॉपर का उसमें प्लेट डाल दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम ये एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खा रहे हैं, और आपको पता है बहुत सारे लोग जो अपनी दांत की फिलिंग कराते हैं कैविटी, उसमें भी हमारे कुछ ऐसे फिलिंग दिए जाते हैं जो हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स को रिलीज करते हैं, जो भी हमारे हार्मोनल लेवल को वो खराब करते हैं। उसके बाद बॉडी फैट, हमारी बॉडी के जो फैट है उसमें ये बहुत सारे केमिकल्स आकर स्टोर हो जाते हैं जो आगे चलकर हमारे हार्मोन के लेवल को बैलेंस खराब कर देते हैं। और बहुत सारे ये जो ट्रीटमेंट लोग लेते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या बच्चा नहीं करने के लिए जो बर्थ कंट्रोल के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, इसमें बहुत सारे सिंथेटिक आपके एस्ट्रोजन के हार्मोन्स होते हैं जो नॉर्मली आपके एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो आप सोचिए अगर किसी को थायराइड में प्रॉब्लम है और हम इन सब चीजों पे नहीं बात करेंगे, बस एक थायराइड की दवा दे देंगे, तो क्या उसका थायराइड ग्लैंड ठीक होगा? कभी भी नहीं ठीक होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज हमेशा हॉलिस्टिक तरीके से जाइए। अगर आपको राइट तरीके से, अगर आपको बस मेरे से कॉम्बिनेशन चाहिए ना, तो आप बस बोल दो मैम मुझे बस कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं आपको बस 1-2 प्रोडक्ट लिखकर भेज दूंगी। इसीलिए मैं आपको इतना मेहनत करती हूँ ये सारी चीजें मैं आपको बताने के लिए और इतना टाइम लगाती हूँ। इसलिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये सारी चीजें आप लर्न करिए। जब आप ये सारी चीजें लर्न करेंगे ना माय फ्रेंड, तो मुझे लगेगा कि चलो मैंने जो दिन भर मेहनत की है ना उसको आपको एक अच्छा किसी की अगर आप हेल्प कर पाए ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी होते हैं ना गुरु दक्षिणा है ये मेरे लिए। तो प्लीज इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक लेकर आती हूँ। अब हम आते हैं, थैंक यू संध्या जी, थैंक यू ज्योति जी। ओके सो आगे हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया हमारे जो T3 T4 है वो कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। और आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कुछ अभी चपाती खाई, अभी मैंने अपना डिनर करके मैं ट्रेनिंग पे बैठी, तो मैंने सब्जी और रोटी खाया, तो मैंने सब्जी रोटी जो खाया उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन्स हमारे खाने को पचाने में हेल्प करती है। तो जब आपका T3 T4 अच्छे से नहीं बनेगा तो क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो आपका वेट बढ़ना स्टार्ट होगा। वो कंपलसरी है वेट बढ़ना। इसीलिए आपका बहुत सारे जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अब नॉर्मल क्या करते हैं? हम डायग्नोसिस करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करते हैं। आइडियल रेंज जो बोला जाता है वो होना चाहिए आपका इतना, आइडियल रेंज इतना होना चाहिए। अगर कभी लगे, लेकिन आप किसी का रिपोर्ट देखेंगे ना तो रिपोर्ट में ये रहता है इतने के बीच में अगर हुआ तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका आइडियल रेंज, आज इसको नोट कर लीजिए, 1.8 से 3.0 आपका TSH होना चाहिए, तो ज्यादा बेटर माना जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारा अगर 4.5 भी आया तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो आइडियल रेंज है ना 0.5 से 5.5, तो 4.5 इज ऑल्सो ओके, तो हम ध्यान नहीं देते। अगर हमारा 3 के ऊपर जा रहा है, 3.5 3.6 ऐसे जा रहा है, तो आप तुरंत इन सब चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट करिए। आगे मैं आपको और भी चीजें रेमेडीज बताऊंगी, तो वो सब करना स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कि आपका जो TSH का लेवल है ना वो उसके अंदर होगा तो ज्यादा बेटर होता है। इसको भी मैं होलिस्टिक में डिटेल में बात करूंगी क्योंकि ऑटो इम्यून के टेस्ट है। अगर कभी ऐसा हो कि आप थायराइड का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया वो भी आप दे रहे हो, और जो भी मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए उसका भी आप ध्यान दे रहे हो, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तब हम लोग पेशेंट्स का ऑटो इम्यूनिटी का टेस्ट करवाते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए एक सिंपल सी चीज है, ऑटो इम्यूनिटी मैंने आपको बार बार समझाया, अपनी चीजें, अपनी बॉडी जब अपनी चीजों को अटैक करती है, क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपके थायराइड का हार्मोन जो है, थायराइड का हार्मोन को बनाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स ही आपके थायराइड के हार्मोन को बनाने में भी हेल्प करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें इस एंजाइम को ही मारना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी हमारे हर एक सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है, कभी कभी हमारा शरीर इस रिसेप्टर को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। हमारे थायराइड ग्लैंड में सेल्स होते हैं, कभी कभी हमारा शरीर अपने सेल्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो हम थायराइड के एंटीबॉडीज के टेस्ट करवाते हैं और उससे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसमें अलग अलग ये टेस्ट होते हैं जिसको मैं डिटेल में आपको उसमें बताऊंगी क्योंकि ये ऑटो इम्यूनिटी का चैप्टर है। तो ये भी ऑटो इम्यूनिटी के टेस्ट हम करवाते हैं और आपको बहुत शॉकिंगली पता चलेगा
50% लोगों में आज ऑटो इम्यूनिटी देखी जा रही है, जिसका उनको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ना तो डॉक्टर उनका ये टेस्ट करवाते हैं और उनकी मेडिसिन बढ़ती जाती है 25, 50, 75, 100, 150। मेरे पास तो 150 के भी पेशेंट्स है जिनका 150 तक ये प्रॉब्लम गया हुआ है और डॉक्टर उनका अभी भी एंटीबॉडीज का टेस्ट नहीं करवाया, और जब हमने उनके एंटीबॉडीज के टेस्ट करवाए तो वो पॉजिटिव आए, मतलब उनको ऑटो इम्यूनिटी था और डॉक्टर्स उनकी रियल प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीजें है ना माय फ्रेंड, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम आते हैं, क्या होता है when we constantly just popping out pills, हम बस हमेशा कोई भी बीमारी है दवा खा लो, फीवर है डोलो खा लो, कोई भी थायराइड की प्रॉब्लम है थायराइड की मेडिसिन खा लो। प्लीज मेडिसिन के आगे भी दुनिया है, नॉलेज गेन करिए कि हम बिना मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकते हैं, होता क्या है। सिंपल सी एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप आज जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मॉडर्न मेडिसिन ना जोमेटो जैसा काम करता है। मतलब आपका ये थायराइड ग्लैंड, अभी मान लो ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, अभी आपका थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है 80%। आपने अभी 25 mg की दवा से स्टार्ट किया। अब अगर आपको एक दिन बाहर से जोमेटो से खाना आ जाए तो आप बोलोगे चलो ना आज भी ऑर्डर कर देता हूँ, फिर बोलोगे अच्छा छोड़ो 2 दिन से आया ना, तीसरे दिन भी ऑर्डर कर देता हूँ। जब आप बार बार जोमेटो से खाना ऑर्डर करने लगोगे तो धीरे धीरे हम आलसी होते जाते हैं, फिर हमारा खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। आपको मैं बताती हूँ थायराइड की दवा में होता क्या है। थायराइड की दवा में T3 एंड T4 होता है, मोस्टली T4 होता है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, हमारी बॉडी में थायराइड क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम, ये पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो दवाइयां आप खा रहे हैं ना उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी बॉडी में बॉडी T3 T4 तो बना रही है, ये 5 to 7% बना रही है और ये 95 to 96% बना रही है। हमारी बॉडी में ये कन्वर्ट होने के लिए जाता है, जब ये लिवर में जाता है कन्वर्ट होने के लिए, थोड़ा सा किडनी में जाता है कन्वर्ट होने के लिए, थोड़ा सा गट में जाता है कन्वर्ट होने के लिए, तब जाकर हमें इसका एक्टिव फॉर्म मिलता है। मतलब आपके ये सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे तो ही तो ये एक्टिव होगा। अब हम बाहर से क्या डाल रहे हैं, T4, ये T4 भी तो जाकर इन्हीं सारे प्रोसेस से गुजरेगा, उसको भी लिवर किडनी और गट में जाना पड़ेगा। अगर आपकी ये सारी चीजें हेल्दी नहीं है तो थायराइड की दवा लेकर भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन आपको पता है ट्रिक यहाँ पे क्या होता है, जब आप अपना मार्केट की थायराइड की दवा ली, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, मार्केट की थायराइड की दवा ली, T4 आपके ब्लड में चला गया, ब्लड में जैसे ही आपका T4 गया, आपने ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट करवाया, आपका T4 नॉर्मल आया, क्योंकि आपका ये आपने बाहर से जो दवा ली है उससे आपके ब्लड में T4 का लेवल नॉर्मल है। T4 का जब नॉर्मल लेवल होगा तो ये आपके थायराइड ऊपर प्यूटिटरी को जाकर बोलेगा T4 है हमारे पास, आपको सिग्नल देने की जरूरत नहीं है, आपका TSH भी बेचारा नॉर्मल हो जाएगा। आपके सिम्टम्स कुछ भी नहीं गए लेकिन आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगे और आप बोलोगे देखो डॉक्टर की दवा लिया, मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। मार्केट की जो आप एलोपैथी की मेडिसिन खा रहे हो उसको भी इधर से ही गुजरना है, तभी जाकर वो रिजल्ट आएगा। अब होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि जब हम ये मेडिसिन बार बार खाते तो हम आलसी हो जाते हैं, वैसे ही रिसर्च किया गया। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो हार्मोन्स लेते हैं ना, स्टेरॉइड्स का आपने सुना है ना, लोग स्टेरॉइड्स को हार्मोन्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, तो क्या होता है जब वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन के, जेंट्स की बॉडी ज्यादा क्यों बनती है, क्योंकि जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स बिल्डअप होने लगते हैं। लेडीज में इतना बॉडी क्यों नहीं बनता, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होता है। तो जब आप जेंट्स बाहर से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं तो क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन कहां से बन रहा है, उनके टेस्टिकल से, उनके टेस्टिस से, जेंट्स का जो मेल पार्ट है उससे बन रहा है। जब वो बाहर से बॉडी को सप्लाई मिलना स्टार्ट करता है तो बॉडी बोलता है मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका श्रिंक करने लगता है। इसीलिए आगे जो लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं उनको आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जो नेचुरल सिस्टम है हम उसको बाईपास कर रहे हैं। इसीलिए जब आप बाहर से एलोपैथी की दवा लेना स्टार्ट लेते हैं तो क्या होता है, आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड बोलता है मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, जो इतना मेहनत करके मैं T3 और ज्यादा T4 ज्यादा बन रहा है, इतना मेहनत करके मैं T4 बना रहा हूँ, ये तो रोज सुबह एक दवा ले लेता है और मेरा T4 का सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड जो आपका ऐसे काम कर रहा था 80%,
वो छोटा हो जाता है 70%, फिर आप थायराइड का, फिर वो और छोटा हो जाता है 60%, डॉक्टर बोलते हैं आप 25 से काम नहीं चलेगा, 50 mg कर दो, फिर आप 50 mg की दवा खाते हो, थायराइड बोलता है अरे वाह मुझे तो अभी और काम करने की जरूरत नहीं, वो और छोटा हो जाता है 50%, डॉक्टर बोलते हैं दवाई डोजेस बढ़ा दो 75% कर लो। जितना ज्यादा आप एलोपैथी की मेडिसिन को इंक्रीज करते जाते हैं उतना ज्यादा आपका थायराइड की जो दवा है जितना इंक्रीज करते उतना ज्यादा आप अपने थायराइड ग्लैंड को वो कर रहे हो, उसको मतलब निकम्मा कर रहे हो, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, वो आलसी होता जा रहा है और आपकी मेडिसिन बढ़ती जाती है। कभी सुना कि लोगों का थायराइड का जो प्रॉब्लम था वो पहले 100 mg का था और अभी 25 mg का हो गया? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को आलसी करते जा रहे हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है लोगों की? जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि ये करना है वो करना है, बोलते छोड़ो ना मैडम, एक टैबलेट ही खा लेंगे तो काम चल जाएगा। आप इसमें क्विक फिक्स चाहते हो, आपको लगता है कि बस एक मेडिसिन मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अगर जिंदगी भर मेडिसिन खानी है तो प्लीज जाइए और खाइए, लेकिन अगर है कि नहीं मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी लाइन है, व्हाट कम्स इजी, जो बहुत इजीली मिल जाता है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता, और जो ज्यादा दिन तक रहता है वो जल्दी मिलता नहीं है। हमें अगर दवाइयों से छुटकारा पाना है, हमें अगर बीमारियों से ठीक होना है तो हमें क्विक फिक्स की तरफ नहीं जाना है, वी हैव टू गो फॉर अ लाइफस्टाइल चेंज। यही रीजन है माय फ्रेंड मेरा होलिस्टिक हीलिंग को लाने के लिए। ये मेरा एक बहुत ही पर्सनल कोर्स है जो मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में जाकर बात करने वाली हूँ। इसमें मैं बहुत सारी आपको क्वेरीज भी आपकी आएंगी, आयुर्वेदा ये कहता है, नेचुरोपैथी ये कहता है, मैं आपको मोस्टली नेचर क्योर एक ऐसा साइंस है जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ हॉलिस्टिक हीलिंग में, जिसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो होता क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने आपको बताई कि बस थायराइड नहीं, आपके सिलीनियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, मैंगनीज, विटामिन B12 ये सब की जो आपको जरूरत होती है वो आपको हेल्प करता है आपके थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करने में। सो अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्यों थायराइड के पेशेंट्स, आपने सुना होगा थायराइड के पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या आती है, वो वेट कम नहीं कर पाते। बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स होते हैं बहुत सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको 2 रीजन समझाने वाली हूँ, इस रीजन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला रीजन है जब आपका थायराइड का T3 लेवल कम हो जाता है। T3 लेवल मैंने आपको पहले ही बताया, थायराइड का T3 क्या है? एक्टिव हार्मोन है। यही T3 आपके बॉडी में तुरंत जाकर, ये कितना बनता है 5% to 7%, बहुत कम बनता है क्योंकि मोस्टली आपका T4 बनता है। ये तुरंत जाकर आपका एक्टिवली बॉडी में काम करता है और बॉडी में काम करके आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, आपके हर एक सेल्स को जाकर ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब आपका T3 का लेवल कम होगा, T3 का लेवल क्यों कम होगा? अगर आपका T4 प्रॉपरली T3 में एक्टिवेट नहीं होगा। और क्यों नहीं एक्टिव होगा? क्योंकि लिवर स्ट्रांग नहीं है, गट स्ट्रांग नहीं है, किडनी ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, बहुत सारे रीजंस की वजह से आपका ये एक्टिव नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली 7% बॉडी ने यूज कर लिया, बॉडी के पास T3 नहीं है। जब T3 नहीं है मेटाबॉलिज्म ड्रॉप करेगा, जब मेटाबॉलिज्म ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? वेट बढ़ेगा। और हमें उसमें क्या करना होता है, इसीलिए जाकर आप चेक करिएगा, जो हाइपोथायराइड का डाइट प्लान मैंने आपको बनाया है उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ड्रॉप हो गया, आपको एक्सेस कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, तभी जाकर वेट लॉस होता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे रीजन पे, क्यों आपका वेट नहीं कम होता अगर किसी को हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ना मैं आपको 2 हार्मोन के बारे में समझाने वाली हूँ। अब इस हार्मोन को ध्यान से समझिएगा। एक हार्मोन का नाम है लेप्टिन और एक का नाम है इंसुलिन। अब ये दोनों हार्मोन का गेम समझिए कि क्या होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे फैट के सेल्स होते हैं, सबकी बॉडी में फैट के सेल्स होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इस फैट के सेल्स बड़े होने लगते हैं। मतलब एक बच्चा अगर बचपन में बहुत हेल्दी है तो वो आगे चलकर हेल्दी होगा ही। ये भी पॉइंट हम होलिस्टिक में बताने वाले हैं कि किस तरीके से बच्चे का जो पहला 1000 डेज होता है उसमें किस तरीके से उसका खाना, उसका न्यूट्रिशन, फ्यूचर में डायबिटीज होगा कि नहीं, हाइपर बीपी का पेशेंट वो बनेगा कि नहीं, वो सारा कुछ उसके पहले 1000 दिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में जितने भी फैट सेल्स हैं वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लेप्टिन। अब जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में ये फैट सेल्स का जो कंटेनर है वो खाली है। जब ये फैट सेल्स का कंटेनर खाली होगा तो ये लेप्टिन नहीं बनेगा, ये हार्मोन नहीं बनेगा।
जब ये हार्मोन नहीं बनेगा तो आपके हाइपोथैलेमस, जो आपके दिमाग के पास एक सिग्नल जाएगा बॉडी में खाना नहीं है, और आपकी बॉडी सिग्नल देगी खाना खाओ खाना खाओ, और हम फटाफट खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। ये नॉर्मल है। अब जब आपका ये फैट सेल्स पूरा भरा हुआ है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी बॉडी ने बहुत सारा रिजर्व करके रखा है, ये लेप्टिन हार्मोन, ये फैट सेल्स आपका एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लेप्टिन कहते हैं। लेप्टिन आपके दिमाग के पास जाकर बोलता है खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी में ऑलरेडी स्टोरेज है और आपको खाना खाने का मन नहीं करता। ये नॉर्मल प्रोसेस में होता है। मतलब ये जो हार्मोन है ना लेप्टिन, ये आपके हंगर को कंट्रोल करता है। जब ये निकलता है तो हमें भूख लगती है जब ये नहीं निकलता है तो हमें फिर खाने का मन नहीं करता है। अब थायराइड हार्मोन क्या करता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कुछ लोगों का। ओके दीपक जी कोई टेंशन नहीं है। ओके सो होता क्या है, हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और एक होता है लेप्टिन रेजिस्टेंस। ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब बॉडी किसी चीज को रेजिस्ट कर रही है। जैसे हमारा ये फैट सेल्स पूरा भरा हुआ है, ये फैट सेल्स हमारा एक हार्मोन निकाल रहा है लेप्टिन। ये लेप्टिन हमारा आप ये फैट सेल्स हमारे जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, मान लो आप खाते जा रहे हो, आपका फैट सेल्स बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा फैट सेल्स बढ़ेगा हमारी बॉडी में उतना ज्यादा ये लेप्टिन हार्मोन बनेगा। जितना ज्यादा ये लेप्टिन हार्मोन बनेगा आपके दिमाग को उतना सिग्नल जाएगा कि खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। जैसे कोई पर्सन अगर बार बार आपके घर में आए तो आप उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हो, उसको इज्जत देना बंद कर देते हो। बॉडी भी वही करता है, जब बार बार ये आपके फैट सेल्स लेप्टिन हार्मोन बनाते हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं उसको रोकना स्टार्ट कर देता है, रेजिस्टेंस पे स्टार्ट कर देता है, और आगे चलकर आपकी बॉडी इस हार्मोन को पहचानने से मना कर देती है, बॉडी इस लेप्टिन को पहचानने से मना कर देती है। जब ये पहचानने से मना कर देती है तो जब ये पहले जाकर इसको बोल रहा था तो ये तुरंत आपके खाने को स्टॉप कर दे रहा था। अभी ये इसके पास जा रहा है, बोल रहा है कि खाना है, स्टोरेज है, बॉडी में ऑलरेडी बहुत फैट है, ये बोल रहा है मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बातें को, और बॉडी उस पर रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है। और जब रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है हमें सिग्नल, ये स्टॉप का सिग्नल ही मिलना बंद हो जाता है और हमेशा हम ओवर ईट करने लगते हैं। हमेशा हर वक्त हमें खाने का मन करता है, और जब हम ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, अब मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस समझाती हूँ। आपने खाना खाया, आपने एक बर्गर खाया, बर्गर हमारी बॉडी में गया और बॉडी में जाने के बाद शुगर का लेवल बढ़ा। जैसे शुगर का लेवल बढ़ा, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाया और आपके ब्लड में छोड़ दिया। इंसुलिन क्या करता है, सेल के पास जाता है, यहाँ पे एक ताला लगा है, उस ताले को खोलता है, तब शुगर आपकी बॉडी में जाता है। अब आपको ये सिग्नल मिलना बंद हो गया, स्टॉप होने का सिग्नल मिलना बंद हो गया। आप खाते जा रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, रात में 12 बजे भी खा रहे हो, आपको रात के 10 बजे भी भूख लग रही है, खाना खाने के घंटे के बाद भी भूख लग रही है, क्योंकि आपको सिग्नल बंद हो गया है। आप जितना खाना खाओगे बॉडी में उतना शुगर लेवल बढ़ेगा, उतना जितना शुगर लेवल बढ़ेगा। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन पहले आपके सेल में खाना भरता है, ये शुगर आपके भरता है। जब देखता है, सेल बोलता है कि नहीं नहीं मेरा भर चुका है। सिंपल सा एक एग्जांपल, आप ऑडिटोरियम है, आपका सारे गेस्ट अंदर भर चुके हैं, पूरा हॉल खचाखच भर गया है, आप किसी को भी अंदर आने के लिए नहीं दोगे, आप गेट पे आके खड़े हो जाओगे, बोलोगे नहीं अभी कोई अंदर नहीं आएगा, हॉल पूरा भरा हुआ है। आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस बनाओगे, उसको रोकने का काम करोगे। बॉडी भी वही करता है। इंसुलिन को हम फैट स्टोरेज हार्मोन कहते हैं। जब हम एक्सेस खाना स्टार्ट करते हैं, जब एक्सेस शुगर बनना स्टार्ट होगा आपके ब्लड में, उतना इंसुलिन शरीर बनाएगा। जब उतना इंसुलिन बनाएगा तो शरीर धीरे धीरे इंसुलिन को पहचानने से भी मना करने लगता है, और जब इंसुलिन को भी पहचानने से मना करने लगता है तो क्या होता है, आपका बॉडी इस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चला जाता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चला जाता है, आपके बॉडी में खून में भर भर के शुगर है, कोई भी सेल अंदर लेने से उसको मना कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन जैसे इसके पास आता है वो बोलता है नहीं नहीं हमारे अंदर ऑलरेडी शुगर है और कितना शुगर को हम डालेंगे। तो इंसुलिन बोलता है कि भाई मैं क्या करूं, बॉडी बोलता है अरे बॉडी में इतना ज्यादा शुगर है,
ब्लड में इतना ज्यादा शुगर है, वो पेनक्रियास को बोलता है और इंसुलिन बनाओ, इंसुलिन पे इंसुलिन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, जिसके क्या होता है, बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जितना इंसुलिन बनता है आपके फैट सेल्स में, उतना ज्यादा फैट भरना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आप कितना भी कुछ कर लेते हैं, वेट कम नहीं होता है अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपके लेप्टिन रेजिस्टेंस पे चली जाती है। हाइपोथायराइडिज्म होने के रीजंस बहुत सारे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर खाने में सिलेनियम, मैग्नीशियम, आयरन इन सब की कमी है तो भी आपका हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बहुत सारे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, इनका शुगर देखोगे तो कंट्रोल्ड होगा, लेकिन बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। इसीलिए हम बहुत सारे पेशेंट्स का इंसुलिन का भी टेस्ट करवाते हैं कि ब्लड में इंसुलिन कितना है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। स्ट्रेस की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आते हैं, लीकी गट, हेल्दी बैक्टीरियाज के मर जाने की वजह से, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से, रेडिएशन का ट्रीटमेंट, जब कोई कैंसर पेशेंट या बहुत सारे लोग जब रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेते हैं उससे भी हमारा थायराइड डिस्टर्ब होता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, खराब पानी पीना। इसीलिए मैंने आपको बोला स्ट्रक्चर्ड वाटर लेने के लिए। रात में जब हम बहुत देर तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, हमारी बॉडी का मेलाटोनिन सेक्रीशन कम होता है, स्लीप डिसऑर्डर आता है, स्लीप डिसऑर्डर आता है, बॉडी स्ट्रेस में जाती है, बॉडी जब स्ट्रेस में जाती है तो थायराइड का प्रॉब्लम होता है। हर एक चीज आपकी बॉडी में थायराइड को लेकर आता है। आप सोच भी नहीं सकते माय फ्रेंड कि आपकी जो एलोपैथी की मेडिसिन है, इनमें से एक भी प्रॉब्लम पे काम ही नहीं कर रही है। और आप मुझे बताइए, बस क्या थाई हेल्थ लेकर रिजल्ट आएगा? यस, आ सकता है, अगर उनको बस थायराइड में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये सारे रीजंस है तो आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको बात करना पड़ेगा। ये हाशिमोटो, मैं आपको उसमें बताऊंगी। ये हाशिमोटो हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म में जब ऑटो इम्यूनिटी होती है तब लोगों को हाशिमोटो होता है। क्वेश्चंस में लास्ट में लेती हूँ। अब कॉम्बिनेशंस में क्या क्या नॉर्मली रेकमेंड करती हूँ। अगर किसी का नॉर्मल आपने थाई दिया और 2-3 महीने में रिजल्ट आ गया तो वेल एंड गुड, उसके थायराइड में प्रॉब्लम था। बट अगर आपने थाई हेल्थ दिया है और उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब आप उनको बैठा कर ये सारा कुछ दिखाइए। आपके मोबाइल में वो वीडियो है, आप उनको प्ले करके दिखाइए क्यों आपको लिवोगेन देना है। तब आप उनको समझाइए कि अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब है, इट मींस यू हैव अ वीक लिवर, सो आपको अपने लिवर पे काम करना है, लिवोगेन लेना है। और अगर कोई कोशिश करिए, अगर अडल्ट है तो लिवोगेन दीजिए, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और प्रोबायोटिक क्यों? उनके गट फ्लोरा, उनकी बॉडी में जो हमारे गट बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि 60% आपका थायराइड में T4 T3 में कन्वर्ट होता है एक्टिव में, 20% आपके गट में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम इन दोनों को हेल्दी करेंगे तो 80% हमारा कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा और आपके थायराइड में आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। हमारा जो थाई हेल्थ है इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमारे थायराइड के लेवल को अच्छा करते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइपोथायराइड का पेशेंट है या हाइपरथायराइड का पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, आप अपना थाई हेल्थ दे सकते हैं, क्योंकि ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, एनर्जी लेवल जो कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल पे भी काम करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके दिमाग पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे वर्क करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए क्या है, ये थायराइड को तो ठीक करता ही है, उसके ऊपर जो अपलाइन बहती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर भी काम करता है। तो अगर आपकी ऊपर की भी प्रॉब्लम है ना, उसको भी सॉल्व करेगा। सो हमारा जो थायराइड हमारा प्रोडक्ट है थाई हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाया गया है। और लेना कैसे है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। 2 तरीके के पेशेंट्स आएंगे आपके पास। एक होंगे जिनको बहुत सारी थायराइड की मेडिसिन चल रही होगी, थायराइड की मेडिसिन वो मॉर्निंग में ले रहे होंगे, तो पहले 3 स्पून आपको थाई हेल्थ देना है। उसके 1 घंटा मिनिमम 45 मिनट्स के बाद ही थायराइड की मेडिसिन लेनी है, और थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद ही आपको उनको ब्रेकफास्ट करना है। और एक चीज सोचिए, हमारा बॉडी अगर एक नॉर्मल कंडीशन में जो ये T3 हार्मोन और T4 हार्मोन है ना, ये एक लिमिट में बनाता है। ब्रेकफास्ट करने के पहले कुछ बनाएगा, और लंच के बाद कुछ बनाएगा, डिनर के बाद कुछ बनाएगा। लेकिन जब हम मॉर्निंग में उठकर ही 50 mg थायराइड की दवा लेते हैं, मतलब आज जो ब्रेकफास्ट
आप सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर थोड़ा लंच कर रहे हैं, फिर थोड़ा डिनर कर रहे हैं, बॉडी में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, बॉडी मैनेज कर रही है। एक साथ अगर मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ उठा के आपको जबरदस्ती खिला दूं, आपको लूज मोशन हो जाएगा। सोचिए बॉडी कितना हैंडल करती है। जो ये T3 T4 पार्ट पार्ट में बॉडी बना रहा था, आप सुबह उठकर एक साथ 50 mg 75 mg 100 mg का एक साथ बॉम्ब फोड़ देते हो अपनी बॉडी पे, और तो भी बॉडी उसको हैंडल करने की कोशिश करता है और आगे चलकर प्रॉब्लम होती है जब लंबे समय तक हम थायराइड की मेडिसिन लेते हैं। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके कोशिश करिए होलिस्टिक तरीके से आप ये सारी बीमारियों को ठीक कर सके। ओके, तो सुबह आपने पहले 3 टीस्पून लेना है। टीस्पून मतलब 15 ml, छोटे चम्मच से 3 चम्मच। 45 मिनट्स के बाद उनकी अगर कोई थायराइड की मेडिसिन है तो देनी है, और रात में डिनर के पहले आपको 3 स्पून देना है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर थायराइड की मेडिसिन नहीं है तो आप डायरेक्टली सुबह एम्प्टी स्टमक और रात में डिनर के पहले, इस तरीके से मिनिमम 3 मंथ्स आपको देना है। और उनको आप पहले ही बता दीजिए, पहले मैं 3 मंथ्स आपको थाई एल देकर देखूंगा, अगर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपके लिवर में भी प्रॉब्लम है, गट में भी प्रॉब्लम है, फिर मैं कुछ कॉम्बिनेशंस ऐड करूंगा। उनको ये सारी चीजें समझाइए। अब हमें कभी किसी को ये नहीं बोलना है कि थाई हेल्थ लो और ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना बहुत सारे रीजंस है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। उनकी डाइट, उनका एक्सरसाइज, उनका लाइफस्टाइल, ये सबको डिटेल में जाकर बात करना है। लेडी के लिए उसका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना जरूरी है। थाई हेल्थ अगर उनका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, उनका एस्ट्रोजन डोमिनेंस चल रहा है, उनका एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को हमें ये नहीं देना है। डायबिटिक पेशेंट में भी सूटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 15 साल के ऊपर के लोगों को आपको ये देना है। अब ये थायराइड पे तो काम करता ही है, आपके प्यूटिटरी ग्लैंड में। तो देखिए ये जो आपका T3 T4 बना रहा है उसको तो बैलेंस करेगा, प्लस इट विल वर्क ऑन योर TSH लेवल ऑल्सो। और इसमें बहुत सारी ऐसी हर्ब्स डाले गए हैं जो आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट डाला गया है जो आपके थायराइड के फंक्शन को तो अच्छा करता ही है, मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, जिसकी वजह से वेट लॉस जल्दी होता है, आपके जीआई ट्रैक्ट को क्लीन करता है। जब आपका जीआई ट्रैक्ट क्लीन होगा और साथ में आप प्रोबायोटिक ऐड कर देंगे, अच्छे अच्छे बैक्टीरियाज आ जाएंगे, आपका कन्वर्जन रेशियो अपने आप इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। और माइंड रिलेटेड मतलब स्ट्रेस के ऊपर काम करता है। अभी मैंने आपको समझाया ना, स्ट्रेस जब भी बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ता है कॉर्टिजोल बनता है। कॉर्टिजोल बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से बॉडी लेडीज का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा यूज करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा यूज करता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो वो सारी प्रॉब्लम लाइन से आना स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी कुछ नेचुरल रेमेडीज बची है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा क्या क्या गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है थायराइड के पेशेंट्स में। अभी आपने उनको कॉम्बिनेशन दे दिया, बट उसके साथ और क्या क्या चीजें हमें हैंडल करनी है, ध्यान देनी है। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए और किसी को ऑटो इम्यून या ये सब प्रॉब्लम है, तो मैं अभी आपको एक बेसिक गाइडलाइन बता दे रही हूँ। उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप 16 घंटे फास्ट कर रहे हो और बस 8 घंटे में आप खा रहे हो। आप अपना साइकिल इसमें सेट कर सकते हो। अगर आपने सपोज करिए 11 बजे आपने अपना ब्रेकफास्ट किया है, तो आपको अपना डिनर 7 PM तक आपको कर लेना है। तो उससे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर हम रात में 10 बजे खा रहे हैं या 11 बजे खा रहे हैं, तो उस खाने को डाइजेस्ट होने में 5 से 6-7 घंटे लगते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर आपने रात में नॉनवेज ही दबा कर खाया है तो वो तो फिर और भी टाइम लगेगा। इसलिए रात में हल्का डिनर हम रिकमेंड करते हैं, जो हम किसी को हीलिंग डाइट पे रखते हैं। तो ये सब हीलिंग डाइट मैं आपको होलिस्टिक हीलिंग में और डिटेल में जाकर बताने वाली हूँ। यहाँ पे बस मैं आपको एक नॉर्मल गाइडलाइन बता रही हूँ। तो आपने डिनर किया लेट, 10-11 बजे, 5 से 6 घंटे लगे आपके बॉडी को वो खाना डाइजेस्ट करने में। सुबह आप 8 बजे फिर से डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉडी को टाइम ही नहीं मिला कि किचन की साफ सफाई करे, अगर कोई ऑर्गन में कुछ खराबी है तो उसको रिपेयर करे। तो और इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का रिपेयर नहीं हो पाता है। लेकिन जब वही आप फास्ट करते हैं, बॉडी को 16 घंटे का फास्ट रखते हैं, आपने 11 बजे ब्रेकफास्ट किया और 7 बजे डिनर कर लिया, 10-11-12 बजे तक आपका खाना डाइजेस्ट हो गया। 12 बजे से लेकर फ्रॉम 12 PM
टू 11 AM, लगभग 9 से 10 घंटा जब आपकी बॉडी के पास कोई खाना पचाने को नहीं होगा, बॉडी अपनी साफ सफाई करने को निकलेगा, बॉडी आपके थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करने के लिए निकलेगा, और तब आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक हीलिंग डाइट पे हैं तो। और ये फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि आज अच्छा आज तो चलो रात में 11 बजे खाया तो कल मैं 10 बजे खा लूंगा। रोज एक टाइम सेट करिए। जो भी हमारे पेशेंट होते हैं हम उनको एक चीज बताते हैं, सुबह 11 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आज 7 बजे तो कल 8 बजे। कोशिश करिए आपका सनसेट होने के पहले आप डिनर जल्दी कर ले, क्योंकि अगर सनसेट होने के पहले अगर आप डिनर करते हैं तो उसका बेनिफिट पता है क्या होता है? सूरज जब ढलता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है और आपका प्रॉपर्ली खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा वो टॉक्सिन्स बनेगा, अमा बनेगा तो आपकी बॉडी में कचरा जमेगा तो आपका थायराइड ग्लैंड रिपेयर नहीं होगा। तो जितने भी लोग हैं 7 बजे के पहले, सनसेट होने के पहले आपको डिनर कर लेना है। और लास्ट में रात का मील अगर जितना हल्का ले सके आप उतना हल्का ले तो आपके लिए अच्छा है। एक चपाती 2 बोल सब्जी के साथ ले लीजिए, या सूप सैलेड कुछ ऐसा खा लीजिए। अगर आपको हीलिंग करना है, अपने थायराइड को रिपेयर करना है, तो रात का जो डिनर है वो लाइट करिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस पे चली जाए। ये हीलिंग प्रोसेस में होलिस्टिक हीलिंग में डिटेल में बात करने वाली हूँ क्योंकि होलिस्टिक हीलिंग का पार्ट है। दूसरा, एक्सरसाइज। हाइपोथायराइड के जो पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स, कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके माइंड पे एक्ट करते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल ड्रॉप करते हैं। जब स्ट्रेस लेवल ड्रॉप होगा कॉर्टिसोल का लेवल भी उतना नहीं बनेगा, कॉर्टिसोल ड्रॉप होगा, बॉडी आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को ज्यादा यूज नहीं करेगी, प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस में होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस में होगा तो एस्ट्रोजन भी बैलेंस में होगा, और आपकी जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही थी वो आपकी ठीक होना स्टार्ट होगी। तो या तो एक्सरसाइज करना है या 45 to 50 मिनट्स का आपको वॉक करना है, या आप जॉगिंग और स्विमिंग कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको सामने वाले को बताना है। जब आप डाइट प्लान देखेंगे, जब मैंने हाइपर का डाइट प्लान मेरी टीम ने प्रिपेयर किया है तो उसमें एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ हमने उसमें ऐड किए हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है योगासनास। क्यों हम अपने पेशेंट्स में सुबह मॉर्निंग में, होलिस्टिक हीलिंग में ये जो हमारा 60 डेज का है उसमें हम हर दिन आपको मॉर्निंग में योगा सेशंस क्यों करवा रहे हैं? माय फ्रेंड, जब आप साइंटिफिक रीजन पे जाकर बात करेंगे, साइंटिफिक तरीके से जाकर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा योगासनास का मतलब ये नहीं होता कि बस अलग अलग आसन जब हम करते हैं। योगासना से, बहुत सारे आसन से आपके थायराइड ग्लैंड से लेकर बॉडी के एक एक ऑर्गन स्ट्रेंथन होते हैं, और खासकर जो हाइपर थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं कि हाइपर थायराइड में ऑलरेडी बॉडी बहुत ओवर एक्टिव है। अगर हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब खतरनाक वाली जॉगिंग कर रहे हैं, तो हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन योगासनास में आप एक जगह बैठकर अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके आप योगासनास करते हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड रिपेयर होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे योगासनास जो आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करते हैं, ये हम अपने होलिस्टिक हीलिंग में भी करवाएंगे, और जिससे आपके थायराइड ग्लैंड से लेकर हर एक बीमारियों के लिए अलग अलग योगासनास हम आपको 30 डेज ये करवाने वाले हैं, और सब कुछ ये आपको उस पैकेज में ही मिलेगा। अब ये इसको देखकर कुछ लोगों को ये थोड़ा सा यकी लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये भी करना पड़ेगा। एक्चुअली में नेचुरोपैथी या नेचर क्योर में एनीमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वहां पे कहते हैं कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना उतना ही जरूरी है। अगर आपकी बीमारियां ठीक करनी है, रिवर्स करनी है, तो डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे एनीमास किट आते हैं जो आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, और इसमें कोई भी यकी फीलिंग करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन एंड नेचुरल थिंग। जब आप नेचुरोपैथी के कैंप में या नेचुरोपैथी में जाएंगे तो सबसे पहले आपका एनीमा दिन में 2-2 बार किया जाता है, क्योंकि जो हमारा कोलन होता है, सारी बीमारियां उधर से स्टार्ट होती है। ये बहुत डिटेल में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारे होलिस्टिक में स्टार्ट होगा। तो ये एनीमा आपके कोलन को साफ करता है। तो ये एनीमा, जिनको भी ऐसी सारी प्रॉब्लम होती है उनको हम एनीमा जरूर लेने को बोलते हैं। आयुर्वेद में एनीमा एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं उसमें बात करूंगी, लेकिन नेचुरोपैथी और नेचर क्योर में नॉन वायलेंट एनीमा भी रिकमेंड किया जाता है। वेट पैक, सबसे इंपॉर्टेंट वेट पैक आपको गले के एरिया में तो जरूर लगाइए। एक कॉटन की पट्टी लीजिए और उसको गले के एरिया में आपको बांधना है। उससे क्या होगा,
जब आप ये नॉर्मल एक ठंडे पानी में या नॉर्मल वाटर में जब आप ये पैक यहाँ पे लगाते हैं, कॉटन के कपड़े को गीला करके जब लगाते हैं, ये गले का टेम्परेचर जो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो आपके थायराइड ग्लैंड में अगर कुछ टॉक्सिन्स है या उस एरिया में कुछ टॉक्सिन्स है वो क्लियर होते हैं, और आपके थायराइड ग्लैंड में जब मैक्सिमम ब्लड पहुंचेगा तो वो एरिया जल्दी हील होता है। तो ये वेट पैक आप अपने गले पे बांधकर, नॉर्मली हम 3 जगह पे बांधते हैं, एक आपके सिर पे और एक आपके पेट पे बांधा जाता है, लेकिन अभी अगर उतना नहीं है तो एटलीस्ट हम अपने गले पे ये वेट पैक जरूर बांधें। गले पे वेट पैक बांधने से आपके थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे जो हम एल्युमिनियम के वेसल्स यूज करते हैं, एल्युमिनियम के वेसल्स, बर्तन में खाना बनाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों को यूज करते हैं। दूसरी चीज नॉन स्टिक के बर्तन यूज करते हैं, उसको अवॉइड करके। ये मेरे किचन की फोटो मैंने डाली है, मेरे घर पे जैसे खाना प्रिपेयर होता है मैंने उसकी फोटो डाली है। तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल है आपके लिए क्ले पॉट, और ये बहुत इजी है। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार क्ले पॉट में, आज की लाइफ में कोई क्ले पॉट में कैसे खाना बना सकते हैं, बट ये बहुत इजी है। बस आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। चावल, राइस और दाल को आपको 2-3 घंटे पहले अगर आप भिगो देंगे, 15-20 मिनट्स में आपका राइस और दाल बनकर तैयार हो जाता है। आपकी वेजिटेबल्स को जब हम खुले में पकाते हैं तो ज्यादा अच्छे उसमें ऑक्सीजन जो उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, और इसके मेटल सॉरी जो हमारा मिट्टी का बर्तन होता है उसमें आपका खाना ज्यादा एसिडिक नहीं होता, उसकी एसिडिटी जो होती है वो बैलेंस रहती है, अल्कलाइन आपका फूड रहता है और नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को हील करता है। तो आप चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है तो आप स्टील के बर्तन और कॉपर जो हमारा आयरन होता है, आयरन के बर्तन आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आयरन भी यूज नहीं करना चाहिए। दिन का एक मील आप आयरन के बर्तन में यूज बनाइए और नॉर्मली आप स्टील के बर्तन यूज करिए। प्लीज एल्युमिनियम के बर्तनों को उठाकर फेंक दीजिए। एल्युमिनियम हमारे थायराइड ग्लैंड को जाकर डैमेज करता है, उसके थायराइड को पूरा डिस्टर्ब कर देता है और प्रॉब्लम आती है। पहले क्यों नहीं ये बीमारियां होती थी थायराइड की प्रॉब्लम, क्योंकि कोई पहले एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाता था। जब से एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन आए हैं, इतने केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं कि वो आपके थायराइड ग्लैंड को कॉन्स्टेंटली डैमेज कर रहा है। विटामिन डी, बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते। माय फ्रेंड, अगर आपका विटामिन डी लो है, आपका थायराइड का एक्टिविटी लो हो जाएगा। होलिस्टिक में मैं विटामिन डी के ऊपर आपको 1 घंटे का सेशन लेने वाली हूँ। विटामिन डी एक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें मैं आपके ये 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं उसको कैसे बैलेंस करना है उसके ऊपर मैं बात करने वाली, क्योंकि वो सारा कुछ नेचुरल बेसिस पे होगा। और उसमें मैं एक सेशन लूंगी कॉम्बिनेशन के ऊपर कि अगर कोई बीमारी है तो उसमें क्या क्या चीजें आप देंगे और क्या क्या नेचुरल चीजें देंगे, वो सारा चीज हम डिटेल में लास्ट में उसमें एक सेशन में मैं लेने वाली हूँ। तो 15 मिनट का सनशाइन बहुत जरूरी है। सूरज सनराइज होने के 2 आवर्स तक, अगर आपके एरिया में 6:30 सनराइज होता है तो 8:30 तक आप सूरज की रोशनी में बैठ सकते हैं। विटामिन डी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, सनसेट होने के बिफोर आप 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के पहले, जो अगर आपका सनसेट 7:30 होता है तो आपका 6 to 7:30 के बीच में आप इसमें सूरज की रोशनी में बैठ सकते हैं। विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी का जब आप सेशन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये कितना ज्यादा जरूरी है विटामिन डी। विटामिन डी अगर नहीं होगा तो आपको इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो हाइपोथायराइडिज्म का एक बहुत बड़ा रीजन होता है जब हमारी बॉडी विटामिन डी डेफिशिएंट होती है। आपके डाइट में आपको कलरफुल चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। इसमें भी पूरे डाइट प्लान में हम बहुत सारी चीजें आपको आगे बताएंगे। एशगार्ड का जूस आप पेशेंट्स को रिकमेंड कर सकते हो जिससे उनका कोलन जो होगा वो साफ होगा। लाइव चीजें खाएं, कोई भी पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है। जितना कलरफुल चीजें आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में वो आपको उसमें ऐड करना है। जितने भी रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, जितनी भी कलरफुल वाली चीजें हैं ना वो आपको लेना है। और प्लीज उस टाइम पे नॉनवेज बंद करिए, उस टाइम पे हमें नॉनवेज को अवॉइड करना है, क्योंकि नॉनवेज में बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स और ऐसी चीजें जाते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को और ज्यादा डैमेज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको भी थायराइड को रिपेयर करना है वो सुबह उठे और वर्जिन कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इसको मंगवा लें। इसका 1 स्पून आपको सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपके थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करता है।
जिंजर की टी बना के आप पी सकते हैं, क्योंकि जिंजर आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को बढ़ाने में हेल्प करता है, थायराइड इश्यूज में हेल्प करता है। जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, रात में 5 to 6 आमंड्स, बादाम आप रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको छीलकर आपको खाना है। जो भी दालें खा रहे हैं उसको छिलके वाली दालें खाइए। जितना फाइबर आप लेंगे थायराइड ग्लैंड उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। ओमेगा 3 आपको लेना है, जो आपको फ्लैक्सीड से मिलता है, जिसको हम अलसी, तीसी, जवस, महाराष्ट्र में हम जवस कहते हैं, तो जवस, अलसी, तीसी, फ्लैक्सीड्स आपको डेली 1 स्पून तो जरूर लेना है। या आप इसकी जवस की कुछ चटनी बनाकर खा सकते हैं। स्पिरुलिना गोल्ड भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरुलिना गोल्ड में भी हमारा ओमेगा 3 है, जो आपके थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करता है। बहुत सारे ऐसी आप टी भी बनाकर पी सकते हैं, जिसमें आप जो धनिये के बीज होते हैं, कोरिएंडर सीड्स होते हैं, उसके साथ आप सौंफ और जीरे का टी भी बनाकर पी सकते हैं। ये सब चीजें अगर आप लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाइड्रेट करिए अपनी बॉडी को। कैसे हाइड्रेट करना है? विथ ग्रीन जूसेस। आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में नेचुरल आपको जूसेस होते हैं। प्लीज फ्रूट जूस नहीं, फ्रूट को ऐसे खाना है, उसके जूस नहीं पीना है। पानी जब पीजिए तो सिप सिप करके पीजिए, याद रखिए। पानी को जब भी पीजिए, मेरे को याद है मैंने पानी नहीं पिया 1.5 घंटे से। पानी को जब भी पीजिए तो सिप सिप करके पीजिए। पानी को मुंह में रखिए और उसको घुमाइए। जितना सलाइवा मिक्स होकर जाएगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। जब हम गटगट गटगट करके पानी पीते हैं ना, एक साथ गल्प में पानी पीते हैं, वो पानी बिना सलाइवा से मिक्स हुए अंदर जाता है। हमारी बॉडी उसको एक साथ इतना पानी लेकर एब्जॉर्ब नहीं करती और प्रॉपर हाइड्रेट नहीं करती है। तो जितना आप सिप सिप करके पानी पिएंगे, आपकी बॉडी उतनी अल्कलाइन रहेगी, आपका स्किन उतना अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी उतनी हाइड्रेट रहेगी। क्या क्या सोर्सेज है? आप तो अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप क्या क्या सोर्सेज ले सकते हैं? आयोडीन के सोर्सेज हमारा रॉक सॉल्ट है। प्लीज ये जो मार्केट में टाटा नमक वगैरह आता है वो सब अवॉइड करिए। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट खाना स्टार्ट करिए। आप क्या करिए, 5 दिन अगर रॉक सॉल्ट खा रहे हैं तो 2 दिन हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट आता है वो खाइए। इस तरीके से मेरे घर में मैंने 3 नमक रखा है। एक सेंधा नमक रखा है, एक हमारा पिंक हिमालयन सॉल्ट रखा है, एक सी सॉल्ट होता है और एक नॉर्मल सॉल्ट है। तो आप बदल बदल के सॉल्ट जब खाते हैं तो आपको सारे मिनरल्स मिलते हैं जो आपके थायराइड को अच्छा करते हैं। कोकोनट भी एक अच्छा सोर्स है जो आप ले सकते हैं। सिलेनियम थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोस्टेट, जिनको भी जेंट्स पे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, उनमें सिलेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिलेनियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है ब्राजील नट। ब्राजील नट को सोक करने की भी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा महंगा आता है। आप चुपचाप सस्ती चीजों से काम चलाइए। इन सब चीजों में भी आपको सिलेनियम मिलता है, लेकिन ब्राजील नट में भर भर के सिलेनियम मिलता है। और जिंक आपको ये सारी चीजों से मिलेगा। बाजरा, ज्वार, रागी, सेसमे, आलमंड्स, इन सब चीजों से आपको जिंक मिलेगा। तो ये डेली लाइफ में आप अपने ऐड करना स्टार्ट करिए। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन लेना स्टार्ट करिए। जो भी गाइडलाइंस मैंने दिया वो आप स्टार्ट करिए। और क्या चीजें अवॉइड करनी है? रिफाइंड चीजें अवॉइड करनी है। नो मैदा, नो शुगर, नो व्हाइट शुगर। जो भी चीजें पैकेट में बनकर आ रही है वो चीजें नहीं लेनी है। दूध को कंप्लीटली अवॉइड करना है। सोया प्रोडक्ट्स अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। हाइपोथायराइड में हम वॉलनट्स थोड़ा अवॉइड करने को बोलते हैं, और पीनट्स जो होता है उसको अवॉइड करने को बोलते हैं। जो सिंगदाना होता है उसको हम अवॉइड करने को बोलते हैं। जो भी हमारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है उसको लिमिट करना है। कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, जो पत्ता गोभी होती है, फूल गोभी होती है, ब्रोकली होती है, उसको लिमिट करना है। खाना है तो पका के खाना है। क्यों? इन सब चीजों में गोइट्रोजेंस होते हैं जो आपके खाने से आयोडीन नहीं लेने को देते हैं। तो आपको क्या करना है? कॉलीफ्लावर, कैबेज को अच्छे से पकाकर खाना है, जिससे क्या होगा, उसके जो गोइट्रोजेंस होंगे वो मर जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपकी बॉडी ज्यादा थायराइड हार्मोन बना रही है, तो इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये सारे कारण जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेम वही रीजंस हैं जो आपके उसमें भी देखे जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। जैसे उसमें मैंने वो आपको वॉलनट्स मना किया है, हाइपरथायराइड में आपको वॉलनट्स खाने हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ वही है जो हाइपरथायराइड में। जो भी मैंने आपको हाइपोथायराइड में बताया वही आपको हाइपरथायराइड में बताया। 1 घंटे का एक्सरसाइज करना है। इसमें मैंने आपको नॉर्मल वॉकिंग बोला है, ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करना है। डीप एक्सरसाइजेस में आप योगा आसनास कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप में आपका थायराइड ग्लैंड रिपेयर होता है। वेट पैक लेना है।
इधर आप कैबेज और कॉलीफ्लावर जो है वो आप ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने खाने में। तो ये सारे कुछ सोर्सेस हैं जो आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम देता है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कैल्शियम, आप नेटशियम तो ले ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नेटशियम के बदले आप ये सब भी ले सकते हैं, और उसके साथ भी आप ये ले सकते हैं। और स्पिरुलिना गोल्ड, ये आपको सप्लीमेंट्स भी मैंने बता दिया है। स्पिरुलिना गोल्ड आपको मैग्नीशियम का अच्छा सपोर्ट देता है और नेटशियम में आपको कैल्शियम मिल जाता है। तो मैंने आपको नेचुरल भी बता दिया है और आपको मैंने ये भी बता दिया है। अभी डिटेल में जाकर हम होलिस्टिक में बात करेंगे, और एक सेशन में और लेने वाली हूँ। जिन्होंने अभी तक होलिस्टिक का एडमिशन नहीं लिया है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि होलिस्टिक का एडमिशन आप जल्दी से जल्दी ले लें। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मली मैं बोलूंगी कि ऐप के थ्रू आप जाकर पेमेंट करें। अगर लगेगा उधर से प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे गूगल पे कर सकते हैं। और अगर आपको होलिस्टिक का पेमेंट करना है तो 411, एंड अगर आपको दोनों का एक साथ पेमेंट करना है तो 1953, सॉरी, होलिस्टिक का 1543 है, पीएमसी का 411 है। इस तरीके से आप डायरेक्टली भी पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट लेकर प्लीज जरूर मुझे भेज दीजिए, जिससे मुझे आइडिया मिल जाए कि किसका है और मैं उनका यूजर नेम एंड पासवर्ड बना दूं। क्योंकि 9 अगस्त से शार्प में ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, और ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है माय फ्रेंड। बहुत सारी चीजें आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। एक चीज याद रखिएगा, आगे बढ़ना है तो नॉलेज लेना पड़ेगा। मार्केट में आपको नहीं तो बेवकूफ बनाने वाले बहुत मिलेंगे, जिसमें बहुत सारी आपको दवाइयां खाने को दी जाती हैं और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कुछ स्पेशल सेशंस हैं जो मैं होलिस्टिक में लेने वाली हूँ, और होलिस्टिक वालों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है जो मैं उसी दिन बताऊंगी, क्योंकि वो भी मैं इसलिए अभी नहीं बताऊंगी कि जिससे लोग आए, मैं चाहूंगी कि जो लोग आए हैं उनको ही वो बेनिफिट मिले। तो होलिस्टिक में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। और मयूर पटेल जी, ये जो आज का सेशन है हमारा, ये मैं पीएमसी में जो हमारा थायराइड का सेशन है उसमें मैं ये अपलोड कर दूंगी, वहां पे आपको मैं बताने वाली हूँ। थैंक यू साजिया जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैं ये इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊं। और लंच कब लेना है, लंच के टाइम पे लेना है। तो मतलब आप सुबह में ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, जैसा मैंने आपको बताया डाइट प्लान मैंने हाइपर और हाइपो का दोनों का डाला हुआ है। हम भाकरी में डालें, भाकरी में क्या डालें? संगीता जी, अगर आप रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी पीएमसी